Yes, friends, one of the most important chapter of GST, that is what we called as input tax credit chapter. Very, very important from exams perspective, from practical approach. Maximum लोग इसी में गलती करते हैं friends practically. So we need to understand that entirely. हम लोग इसके बहुत सारे practical points लेंगे, हम लोग इसको theoretical perspective से cover करेंगे. We are not going to study only from the exam perspective. Over and above, see, we will be covering entire exam point of view, but over and above exam viewpoint, we will also try and cover this chapter, covering all the practical aspects. Maybe we'll try to cover judgments. I understand GST में ज़्यादा judgments नहीं होंगे obviously, but जो judgments अभी तक आ चुके हैं, we will try and cover up those judgments also, because this is most important chapter of GST from exam perspective as well as in practical world. So let us understand that first of all. When I say input tax credit friends, तो क्या आपके इनपुट्स के ऊपर जो टैक्स चार्ज हुआ है उसका हम आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे, विच यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट योर लायबिलिटी. नाउ व्हेन आई से फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रेडिट क्यों अलाउ किया जाता है आपको, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फ्रेंड्स इज ये क्रेडिट आपको अलाउ किया जाता है टू अवॉइड डबल टैक्सेशन. कब होगा डबल टैक्सेशन फ्रेंड्स? यस, ये नीचे वाले लोग फ्रेंड्स आप सब लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? तो कि ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा रेलेवेंट चैप्टर है, इसमें कहीं पे भी गलती नहीं होना चाहिए. सो व्हेन आई से इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो क्यों दिया जाता है क्रेडिट? तो नंबर वन पॉइंट इज टू अवॉइड डबल टैक्सेशन. एंड व्हेन आई यूज द वर्ड इज टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, कब होगा डबल टैक्सेशन? तो कि इनफ्लो दैट इज इनवर्ड और आउटफ्लो दैट इज आउटवर्ड. मेरा जो इनवर्ड है और मेरा जो आउटवर्ड है, अगर दोनों जगह पे टैक्स है, यस आई एम थिंकिंग ऑफ एक्चुअली डबल टैक्सेशन. क्योंकि मैं जो परचेज करके लाया हूं, जो मैंने रिसीव किया है उसके ऊपर भी टैक्स है, और मैं जो दे रहा हूं उसके ऊपर भी टैक्स है. अगर दोनों जगह टैक्स है फ्रेंड्स, यस इट इज गोइंग टू बी डबल टैक्सेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर नवकार के व्यू पॉइंट की मैं बात करूं, तो नवकार इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विसेज. नाउ जब नवकार एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली नवकार के आउटपुट के ऊपर टैक्स है, क्योंकि हम वो प्योर एजुकेशन वाले एग्जाम्पशन में तो फॉल होते नहीं है. सो प्रिसाइजली नवकार के आउटपुट पे टैक्स है. अब मैं नवकार को इनपुट देता हूं, सो अगर मैं नवकार को इनपुट देता हूं तो ऑब्वियसली उस इनपुट के ऊपर भी टैक्स है. तो कि हमारे इनपुट के ऊपर टैक्स है, हमारे आउटपुट के ऊपर टैक्स है, दैट मीन्स दोनों जगह टैक्स है. तो दिस इज नथिंग बट अ डबल टैक्सेशन. और ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट 100% तुम्हें आईटीसी अलाउ करता है. यहां पे आपको क्रेडिट अलाउ किया जाएगा जो हम अपनी लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर पाएंगे. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा थोड़ी है कि नवकार आपको खाली आउटपुट देता है तो वो एक ही इनपुट पे टैक्स है जो मेरा सर्विस है. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, नवकार आपको जो आउटपुट देता है वो आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए कितनी फैसिलिटीज यूज हो रही है. अ फैकल्टी इज प्रोवाइडिंग सर्विस. ओवर एंड अबव दैट मैं कह सकता हूं ये क्लासरूम है जहां पे आप लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्लासरूम में बेंचेस लगाई है, तो बेंचेस नवकार ने अक्वायर की होगी तो उसके ऊपर टैक्स है. ये कारपेट जो हमने लगाया हुआ है उस कारपेट के ऊपर जीएसटी चार्ज है, तो उसके ऊपर भी टैक्स है. ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग जो व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे थे, या अब जो हम लोग क्रोमा सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा. यहाँ पे साथ में हमारा वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी है, जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी हमको सर्विस देते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर जीएसटी लगाएंगे, तो इनपुट के ऊपर टैक्स है. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. आप लोग प्रीमाइसेस के अंदर आए थे तो सिक्योरिटी वाले थे, जो सिक्योरिटी वाले आपको अंदर आने के टाइम पे चेकिंग कर रहे थे. सिक्योरिटी पर्संस आर आल्सो गिविंग सर्विसेज टू नवकार इंस्टीट्यूट. ये पूरा प्रीमाइसेस आपको बताइए एट द एंड ऑफ द सेशन जब आप बाहर जाओगे तो प्रीमाइसेस को मेंटेन करने के लिए हमने हाउसकीपिंग वालों को हायर किया हुआ है, वो भी हमें सर्विसेज देते हैं विच आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, तो उनके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा. अच्छा, ये क्लासरूम जो आप लोग, इतना बड़ा क्लासरूम है, ऑडिटोरियम है, 600-700 की कैपेसिटी है, यहाँ पे कितने एसी लगाए हुए हैं यू कैन सी. जस्ट काउंट कर ले आप, 1 2 3, अगर काउंट करोगे तो भी आई थिंक 12-13 एसी हो रहे टोटल पूरे इसके अंदर. तो ये 12 एसी लगाए हुए वो हमने परचेज किए थे, तो जितने एसी हमने परचेज किए उसके ऊपर आईटीसी है, तो उसका भी हमें क्रेडिट मिल जाएगा. सो बहुत सारी चीजों का हमें क्रेडिट मिल रहा है यहाँ पे. क्यों? तो कि हम लोग इनपुट परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स है, और हम लोग जो आउटपुट दे रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स है, और ये इनपुट डायरेक्टली आउटपुट के रिलेटेड यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें डबल टैक्सेशन होने वाला है, तो हमें उसका आईटीसी मिलना चाहिए.
सो फ्रेंड्स ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, जहां कहीं पे भी डबल टैक्सेशन होगा वहां पे आपको आईटीसी मिलने वाला है। हाँ, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि आपको आईटीसी मिलेगा प्रोवाइडेड वो आईटीसी जो बेसिक कंडीशंस है वो मैच करता है, वो कहीं पे भी ब्लॉक क्रेडिट में फॉल नहीं होता है। बिकॉज हम लोग आगे रेफर करेंगे, एक ब्लॉक क्रेडिट करके एक अलग चैप्टर है। ब्लॉक क्रेडिट यानी जीएसटी में कुछ चीजों का क्रेडिट ब्लॉक कर दिया है, उसके लिए एक अलग सेक्शन डाला हुआ है, दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, और बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप इस जगह पे फॉल होंगे, इस सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर फॉल होंगे, तो 110% आपको कभी भी क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, एज द क्रेडिट ऑफ द सेम इज ब्लॉक्ड। फ्रेंड्स, जो लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में, प्लीज कीप दैट इन माइंड, ये चीजें बहुत ज्यादा रेलेवेंट है तुम्हारे लिए। तो इसमें कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर या कोई भी लाइन मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू जनरेट द बेस्ट थिंग इन योर एग्जाम रिजल्ट। एंड ऑब्वियसली जब जॉब में भी आप जाओगे तो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा एफर्ट्स यहीं पे लगना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग से लेकर सब कुछ इसी प्रोविजन में सबसे ज्यादा होता है। लेट अस टेक केयर ऑफ दैट। When I say इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट के ऊपर जो टैक्स है उसके हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, पर इनपुट के ऊपर जो टैक्स है, माने इनपुट में कौन से इनपुट्स। फॉर एग्जांपल, नवकार आपको सर्विस देता है तो उसके लिए नवकार मार्कर पेन यूज करता है, सो ऑब्वियसली मार्कर पेन इज वन ऑफ द मटेरियल दैट इज बॉट बाय नवकार। सिमिलर वे, नवकार आपको सर्विस देता है तो वो सर्विस के लिए नवकार ने ऑब्वियसली एसीज प्रीमाइसेस में इंस्टॉल किए हुए हैं, तो एसी इज नथिंग बट वन ऑफ द मशीन दैट वी यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। सो मार्कर पेन इज अ मटीरियल, AC is a machine. Same way मैं नवकार को सर्विस देता हूं, so I am providing service. So नवकार आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल्स भी यूज करता है, मशीन्स भी यूज करता है, और लोगों की सर्विसेज भी रिसीव करता है। तो क्या मटेरियल भी इनपुट में आएगा, मशीन्स भी इनपुट में आएगा, और लोगों की सर्विसेज भी इनपुट में आएगी। तो वही देखना है हमें यहाँ पे कि भाई तीन चीजें हैं जिसकी क्रेडिट अलाउड है। नंबर 1 इज व्हाट वी कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स, तो कि कैपिटल गुड्स की क्रेडिट अलाउड है। नंबर 2, ऑल मशीन्स टेक्निकली फॉल अंडर दिस टर्मिनोलॉजी कॉल्ड कैपिटल गुड्स। नंबर 2 इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनपुट्स, जो मेन मटीरियल्स है सारे, वो सब आपके इनपुट्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। एंड नंबर 3 इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनपुट सर्विसेज, जो आपने सर्विसेज रिसीव की है वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आ जाएगी। सो आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट अलाउड है, आपको इनपुट्स का क्रेडिट अलाउड है, और आपको इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट अलाउड है। कोई भी चीज का क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब वो कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विसेज के क्राइटेरिया को मैच करता है। Now let us understand each of this criteria one by one. So when I talk about capital goods, तो कैपिटल गुड्स की जो डेफिनेशन फ्रेंड जीएसटी में है ना, इज मच इजी, मच सिंपल एज कंपेयर टू द कैपिटल गुड्स डेफिनेशन गिवन अंडर द ओल्ड लॉ दैट इज सैनवेट। सैनवेट में कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। जो लोग ऑलरेडी एक्साइज पढ़ चुके हैं उनको पता होना चाहिए, सर्विस टैक्स पढ़ चुके हैं उनको पता होना चाहिए कि जो सैनवेट के प्रोविजंस थे उसमें ऐसा बोला हुआ था कैपिटल गुड्स के लिए कि ऑल गुड्स कवर्ड बाय, देन दे वर सिलेक्टेड पॉइंट्स, कि ऑल गुड्स कवर्ड बाय चैप्टर 82, 84, 85, चैप्टर 90, हेडिंग 6805, हेडिंग 6804 एंड ऑल दैट। तो अगर आप उन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स में फॉल होते थे तो ही वो कैपिटल गुड्स होता था, अदरवाइज वो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में कभी भी नहीं आता था। बट दैट इज व्हाट वी वर रेफरिंग अंडर सैनवेट प्रोविजंस। अब जब हम जीएसटी में कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन की बात करेंगे, इन वन लाइन दे हैव यूज्ड द वर्ड एज anything that you capitalize in your books of account. Friends, important, anything that you capitalize in your books of account. Now when I say anything that you capitalize in books of account, any goods that you capitalize in books of account, so we are talking about accounting standards. As per accounting standards, when value is a very big amount or the benefit is long term, then obviously we think of capitalizing such thing. And when we capitalize such thing in books, it is what we call as capital goods. वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम सिंप्लीफाई। शायद कभी ऐसा बोला जाता है ना कि जीएसटी ब्रिंग्स लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ दैट। व्हाई? बिकॉज पहले की जो डेफिनेशन थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, ये मिलेगा नहीं, ये नहीं मिलेगा। इनफैक्ट उन्होंने सेलेक्टिव लिस्ट ही दे दिया था कि इतनी चीजों का क्रेडिट मिलेगा, उसमें भी फिर कुछ ना बोला था कि नहीं ये तो नहीं अलाउ करेंगे। जबकि अभी मैं मानता हूं कि ब्लॉक क्रेडिट है, नेगेटिव लिस्ट है,
बट एटलीस्ट जो मेन फ्रंट है वो तो उन्होंने बहुत इजी बना दिया. एनीथिंग दैट यू कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज ऑलवेज कैपिटल गुड्स. सो शायद मैं ये भी बोल सकता हूं कि इट इज स्ट्रेट अवे गोइंग विद द अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव कि भाई अकाउंट के हिसाब से उसे कैपिटलाइज करोगे तो बिजनेस में उसे एज अ कैपिटल एसेट दिखाया जाएगा और जीएसटी में उसे कैपिटल गुड्स माना जाएगा. एक्सेप्ट वन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे कैपिटलाइज करो, उसे कैपिटल एसेट दिखाओ, बट यहां पे वो ब्लॉक क्रेडिट के कारण उसकी क्रेडिट ना मिले. सो बेसिकली अदर देन दैट हम लोगों को हर चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए बिकॉज आवर डेफिनेशन इज मच सिंपल. एनीथिंग दैट यू कैपिटलाइज इन बुक्स इज कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स. सिमिलर वे कोई बोले सर आगे इसमें ये मैं समझाता हूं फ्रेंड्स, बट अभी खाली मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि एनीथिंग दैट यू कैपिटलाइज इन बुक, एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एनी पर्टिकुलर गुड्स दैट यू कैपिटलाइज इन बुक इज ऑलवेज कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स. कोई बोले सर इसके अलावा वो कंडीशन आएगी आगे. दूसरा पॉइंट है इनपुट. व्हेन आई से इनपुट तो उसको भी और सिंपल बना दिया है. क्या? तो कि ऑल गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स. सो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम बात करें विच इज नॉट अ कैपिटल गुड्स इज ऑलवेज कॉल्ड एज इनपुट. तो अगर वो कैपिटल गुड्स है तो है, अगर वो कैपिटल गुड्स नहीं है तो वो क्या है फ्रेंड्स? तो क्या वो इनपुट है. सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि एक होता है कैपिटल गुड्स, दूसरा होता है इनपुट. अगर उसको बुक्स में कैपिटलाइज किया तो वो कैपिटल गुड्स है, अगर उसको बुक्स में कैपिटलाइज नहीं किया तो वो सब इनपुट है. सो या तो हमारे गुड्स कैपिटल गुड्स होंगे या तो हमारे गुड्स इनपुट होंगे, दो में से एक ही होंगे, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है. नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेन आई से कैपिटल गुड्स तो इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड इन बुक्स. व्हेन आई से इनपुट तो ऑब्वियसली एनीथिंग अदर देन कैपिटल गुड्स. सो व्हेन आई यूज द वर्ड सारे गुड्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए तो कि या तो वो कैपिटल गुड्स होगा या तो वो इनपुट होगा. कोई बोले सर दोनों ना हो, ऐसा हो सकता है. ऐसा तभी हो सकता है व्हेन दे आर नॉट कवर्ड बाय द रिमेनिंग टू लाइंस. व्हाट आर दैट? तो कि ऐसा बोला है कि यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. व्हेन सच गुड्स आर यूज्ड or intended to be used by supplier in course or furtherance of business. So meaning thereby ये जो भी goods है वो use होने चाहिए या intended to be use होने चाहिए in course or furtherance of business. So या तो हम ये goods को use करते हैं in routine business activity, in course of business, या फिर हम उन्हें ये goods को use करते हैं in doing some sort of expansion. So that is furtherance of business. अगर yes तो obviously वो capital goods या input की definition में आ सकता है. हाँ, अगर कोई particular product ऐसा है कि जो कैपिटलाइज करो कि ना करो बिकम सेकेंडरी, बट वो कभी भी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज नहीं होने वाला है तो ऑब्वियसली उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको. बिकॉज इवन इफ यू काउंट दैट इट इज यूज्ड बट इट इज नॉट यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सो ऑब्वियसली उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. यहां पे मैंने बोला इसी क्लासरूम के अंदर 12 एसी लगाए हुए हम लोगों ने. ये जो 12 एसी हम लोग लगा रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं कि नहीं से वी आर यूजिंग दैट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब मान लो कि हमने एक्चुअली 15 एसी परचेस किए, 12 हमने यहां पे फिट किए और 3 एसी हमने हमारे जो ओनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है हितेश शाह, CACM है हितेश शाह, उनके घर पे 3 एसी इंस्टॉल किए. सो जो 3 एसी हमने उनके घर पे इंस्टॉल किए हुए, भले उसका परचेज पेमेंट, उसका पूरा का पूरा खर्चा नवकार इंस्टीट्यूट करता है, बट कभी भी ये प्रूव नहीं होगा कि इट इज यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो ऑब्वियसली आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. कोई बोले सर वो तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? फ्रेंड्स, अगर आप गलत करना चाहते हो तो अलग बात है. आई मीन लाइक अगर आपको क्रेडिट ले ही लेना है, बाद में अगर डिपार्टमेंट वाले आके चेक करेंगे ना, पता चलेगा कि गलत चोरी किया है तो देख लेंगे, वो अलग अप्रोच हो गया. बट लीगली स्पीकिंग व्हेन दे आर इंस्टॉल्ड आउटसाइड द प्रीमाइसेस, इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ द ओनर्स और एम्प्लॉइज और मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ऑब्वियसली उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए बिकॉज इट कैन नेवर बी प्रूव दैट इट इज यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज है, कैपिटल गुड्स है या तो इनपुट है, प्रोवाइडेड इट इज यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. हाँ, और एक और पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स. नंबर 1 पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्या बताया, तो कि वो यूज हुआ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट. अगर वो यूज हुआ है तो उसे हम प्राइमा फेसी काउंट करेंगे. अगर वो यूज नहीं हुआ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो उसकी क्रेडिट भूल ही जाओ. बट अगर मान लो कि वो यूज हुआ है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, however the credit is blocked under section 17 subsection 5, then the matter is over. उन चीजों का क्रेडिट आपको कभी भी नहीं मिल सकता. So two things are very very relevant. Number 1, आप ये चेक करो कि क्या वो यूज हुआ है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड नंबर 2 आप ये चेक करो कि क्या उसकी क्रेडिट ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. इफ
अगर वो यूज नहीं हुआ है, मैटर खत्म हो गया। अगर वो यूज हुआ है बट क्रेडिट ब्लॉक्ड है, तो भी मैटर खत्म हो गया। अगर वो यूज भी हुआ है और क्रेडिट भी ब्लॉक नहीं है, दैट इज वेयर यू आर परफेक्टली एलिजिबल फॉर आईटीसी। नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, जो ओल्ड लॉ था दैट इज सेनवेट, उसमें कैपिटल गुड्स और इनपुट के लिए क्राइटेरिया अलग थे। क्या? तो कि इनपुट का पूरा क्रेडिट मिलता था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जबकि कैपिटल गुड्स का क्राइटेरिया बनाया हुआ था, उसमें बोला था कि कैपिटल गुड्स का पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, आपको 50% क्रेडिट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिसीट एंड रिमेनिंग 50% क्रेडिट मिलता है इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। सो दैट इज व्हाट वी रेफर इन ओल्ड लॉ, कि आपको 50% क्रेडिट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिसीट एंड रिमेनिंग 50% क्रेडिट आपको सब्सिक्वेंट ईयर में मिलेगा। बट ये फ्रेंड्स ओल्ड लॉ था। जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी बहुत क्लियर है, आप इनपुट बोलो कि कैपिटल गुड्स बोलो, पूरा का पूरा क्रेडिट हम आपको अलाउ करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। सो ऑब्वियसली आपको पहले ही ईयर में 100% क्रेडिट क्लेम कर लेना है। देयर इज नो 50-50% नॉर्म, आप पूरा का पूरा 100% क्रेडिट ले जाओ इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। और अगर आप पूरा का पूरा 100% क्रेडिट ले जाते हो इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो आई डोंट सी अ रीजन कि आप कैपिटल गुड्स में बताए कि इनपुट में बताए वो मैटर पे झगड़ा होगा। पहले एक्चुअली ऐसे पॉइंट्स आते थे कि एसएससी कोई भी चीज को इनपुट में क्लैरिफाई करना चाहता था और डिपार्टमेंट उसे कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में ले जाता था, क्योंकि इनपुट में 100% क्रेडिट मिलता था इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जबकि कैपिटल गुड्स में वही क्रेडिट 50-50% में डिवाइड हो जाता था कि अभी 50% मिलेगा, बाकी का 50% नेक्स्ट ईयर मिलेगा। बट ये एज आई सेड ओल्ड लॉ में लिखा हुआ था। जीएसटी में वेरी क्लियरली वेदर इट इज इनपुट और इट इज कैपिटल गुड्स, यू विल गेट फुल क्रेडिट इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। So friends, always keep that in mind. This is what we called as capital goods and this is what we called as input. अब अगर कोई हमें goods नहीं देता है, कोई हमें services देता है, तो we are covered by third category and we call it as input service, जिसमें भी again same logic है, any service used or intended to be used by a supplier in course or furtherance of business. So again exactly same logic है friends. कोई भी सर्विस जो आप यूज करते हो या इंटेंडेड टू यूज है बट इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो 100% उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सो दैट मीन्स वेदर आई टॉक अबाउट कैपिटल गुड्स और आई टॉक अबाउट इनपुट और आई टॉक अबाउट इनपुट सर्विसेज, तीनों के लिए सेम लॉजिक है। इट शुड बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड सेकेंड इट शुड नॉट बी कवर्ड बाय ब्लॉक क्रेडिट। अगर वो ब्लॉक क्रेडिट में है तो आई एम सॉरी, और अगर वो ब्लॉक में नहीं है बट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, then also I am sorry. So you need to understand both the things are required to be matched. Number one, it should be used in course or furtherance of business, and number two, the credit should not be blocked. If yes, तो आपको always ये credit मिल जाएगा। Now very very important point, friends, मैंने जब GST जब मैंने ये डेफिनेशन समझानी स्टार्ट करी ना, तभी मैंने बोल दिया था कि ये बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि ओल्ड लॉ में जो पॉइंट्स थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। उसकी जगह पे ये जो पॉइंट्स है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको कोई लिस्ट नहीं दिया हुआ है कि भाई इतनी चीजों का क्रेडिट मिलेगा, इसके अलावा कोई चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसा कोई लिस्ट लॉ में मेंशन नहीं है। आपको बिंदास बोल दिया है कि इफ यू कैपिटलाइज कैपिटल गुड्स, इफ यू डोंट कैपिटलाइज इनपुट, एंड एनी सर्विस कैन बी टेकन एज इनपुट सर्विस, सो इट बिकम्स much simpler and over and above that. ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि खाली सिंपल ही किया गया है। Over and above the simplification, they have actually increased the scope like anything. कोई बोले ऐसा कैसा स्कोप इंक्रीज हो गया? तो जो ओल्ड लॉ थे ना फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक अबाउट एक्साइज, व्हेन आई टॉक अबाउट सर्विस टैक्स, तो उसके लिए जो क्रेडिट का सिस्टम था दैट वाज सेनवेट। उसमें क्या बोला था पता है? अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं ना, तो मुझे कोई भी चीज का क्रेडिट तब मिलता है व्हेन आई यूज दैट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं ना, तो मुझे कोई भी चीज का क्रेडिट कब मिलेगा? व्हेन आई यूज दैट इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर मैं उसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में यूज करूं, अगर मैं उसे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज करूं, तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। बट व्हाट इफ मैं उसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं करता, मैं उसे सर्विस में यूज नहीं करता, बट इट इज समवेयर यूज्ड इन माय बिजनेस एक्टिविटी? कोई बोले ऐसा होता है? आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल। इनफैक्ट ये जो भी एग्जांपल है वो एक्चुअल केस स्टडीज है, सुप्रीम कोर्ट के या गुजरात हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट के वर्डिक्ट है या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है। लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ देम। When I say first example, so पहला जो एग्जाम्पल है that is I think a judgment of a company called Cadila Healthcare. Yes friends, हमारे गुजरात की बहुत फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है Cadila Healthcare, उसका वर्डिक्ट है। कैडिला वालों ने
आई थिंक कुछ कमीशन पे किया था एजेंट को जिसका उन्होंने क्रेडिट लिया था. सो आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर फार्मा इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है. वहां पे जो फार्मा में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनमें वो लोग अपनी मेडिसिन को बेचने के लिए या उसे मार्केट करने के लिए एमआर अपॉइंट करते हैं, विच वी कॉल्ड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स. सो एरिया वाइज, जोन वाइज अलग अलग एमआर बनाए जाते हैं. सो लेट्स से अहमदाबाद को टोटल 6 रीजियंस में या 6 एरिया में बाइफरकेट किया और हर एरिया या हर रीजियन का एक एमआर बनाया हुआ है. वो एमआर क्या करेगा, उस एरिया के जो डॉक्टर्स होंगे उन्हें अप्रोच करेगा और ये मेडिसिन के बेनिफिट समझाएगा कि भाई ये मेडिसिन का एक बेनिफिट ये है, दूसरा बेनिफिट ये है. वो डॉक्टर्स को अप्रोच करेगा, उन्हें he'll try and explain that these are the benefits available with regard to this medicine. उसमें से अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्टर को ये मेडिसिन के एक्चुअल बेनिफिट्स लगे तो वो डॉक्टर उस मेडिसिन को अपने प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में ऐड कर देगा. सो उस टाइप का कोई पेशेंट जब उस डॉक्टर के पास जाएगा तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा और अगर वो डॉक्टर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तो ऑब्वियसली उस मेडिसिन का सेल बढ़ेगा और उस मेडिसिन का सेल बढ़ेगा तो जिस एरिया में उस मेडिसिन का सेल बढ़ा उस एरिया के जो एमआर होंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, उन लोगों को वो फार्मा कंपनी कमीशन देगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मुझे अहमदाबाद के एक एरिया का एमआर अपॉइंट किया है, फॉर एग्जाम्पल नवरंगपुरा, जहां हमारा नवकार के ऑलमोस्ट 4-5 बिल्डिंग लोकेटेड है, उस नवरंगपुरा एरिया का मुझे एमआर अपॉइंट किया हुआ है. सो एज एन एमआर ऑफ दिस नवरंगपुरा एरिया, ऑब्वियसली मैं यहाँ के आजू बाजू जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको अप्रोच करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि हमारी कंपनी की मेडिसिन का ये बेनिफिट है. जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आएंगे उस टाइप के डिसीज के साथ तो डॉक्टर्स मेरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. ये मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब होगा तो दैट मीन्स नवरंगपुरा एरिया में ये मेडिसिन का सेल बढ़ने वाला है. और अगर नवरंगपुरा एरिया में अगर ये मेडिसिन का सेल बढ़ेगा तो जिस फार्मा कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं वो फार्मा कंपनी मुझे इंसेंटिव ऑफर करेगा, मुझे कमीशन देगा. तो ये कमीशन के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है. ऑब्वियसली पहले सर्विस टैक्स चार्ज होता था और ये डिस्प्यूट सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग था कि सर्विस टैक्स की क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो यहां पे जो सर्विस टैक्स था उसकी क्रेडिट थी. हाँ, खाली थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये सारे फॉरेन एजेंट्स थे, दे वर नॉट ऑपरेटिंग इन इंडिया. लाइक किसी को भाई यूएस में न्यूयॉर्क का एजेंट बनाया है तो उस एजेंट ने उस एरिया में मार्केटिंग किया और उसके कारण उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यूएस में, तो अकॉर्डिंगली द फार्मा कंपनी हैज ऑफर्ड सम सॉर्ट ऑफ मार्जिन, सम सॉर्ट ऑफ commission to that agent in USA. Now what happens is जब US में वो सेल बढ़ा तो कमीशन मिला उस एजेंट को, तो वो जब कमीशन चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली इट्स अ सर्विस दैट ही इज प्रोवाइडिंग टू कंपनी व्हिच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्विस टैक्स. तो वो सर्विस टैक्स का कंपनी ने क्रेडिट मांगा था. अब कंपनी ने क्रेडिट मांगा था तो डिपार्टमेंट ने काउंटर आर्ग्यू किया था कि ये क्रेडिट आपने कौन सी कैटेगरी में लिया है, बिकॉज इट इज नोवेयर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. वी डोंट डिनाई दैट इट इज यूज्ड इन योर बिजनेस, बट द लॉ वाज वेरी क्लियर. कोई भी चीज का क्रेडिट हम आपको तभी देंगे व्हेन इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. सो अगर वो यूज हुआ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट तो उसका क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा. बट ये तो कोई एंगल से यूज नहीं हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज ये तो डायरेक्टली सेल के रिगार्डिंग है. तो कंपनी ने सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट रखा क्या, तो कि इस चीज का हमने क्रेडिट लिया है अप्लाइंग द लॉजिक. व्हाट लॉजिक? तो एक ये पॉइंट था कि एनीथिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो कि हम आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे. उसके अलावा कुछ इलस्ट्रेटिव पॉइंट्स थे कि भाई ये इलस्ट्रेटिव पॉइंट्स का हम आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे. और उसमें एक पॉइंट डाला हुआ था कि हम आपको सेल्स प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई सर्विसेज होगा तो उसका क्रेडिट अलाउ करेंगे. तो कंपनी ने क्या बोला, तो कि हमारे जो एजेंट्स हैं वो हमारी प्रोडक्ट का उन्हें जो एरिया दिया होता है उस एरिया के अंदर वो डॉक्टर्स को जाके हमारी प्रोडक्ट दिखाते हैं. और जब डॉक्टर्स को जाके वो हमारी प्रोडक्ट दिखाते हैं तो इट इज नथिंग बट दे आर प्रमोटिंग अवर प्रोडक्ट. दे आर डूइंग सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, एंड सिंस दे आर डूइंग सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी तो उनकी जो भी सर्विसेज है उसका क्रेडिट हमने सेल्स प्रमोशन कैटेगरी में ले लिया है. हाउएवर डिपार्टमेंट डिड अ काउंटर आर्ग्यू फॉर दिस. क्या बोला डिपार्टमेंट ने, आप अपने एजेंट्स को कमीशन क्यों देते हो? बिकॉज वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है या वो प्रमोशन के कारण आपकी प्रोडक्ट का सेल बढ़ता है और सेल के कारण कमीशन दे रहे हो? मैं वापस बताता हूं.
आप अपने एजेंट को कमीशन कब देते हो? जब वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोशन करे। मान लो कि वो प्रमोशन करे और प्रमोशन के कारण सेल बढ़े कि ना बढ़े, फिर भी आप उसे फिक्स अमाउंट दे दोगे कि यस यू आर डूइंग प्रमोशनल एक्टिविटी। इफ यस देन यस वो सेल्स प्रमोशन में फॉल होगा। बट आप कमीशन कब देते हो? जब वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है या उस प्रमोशन के कारण एक्चुअल सेल होता है। इनफैक्ट आप तो सेल्स के परसेंटेज में कमीशन देते हो। दैट मीन्स योर कमीशन इज लिंक्ड टू प्रमोशनल एक्टिविटी और इट इज लिंक्ड टू एक्चुअल सेल्स। And if you say it is linked to promotional activity, we don't have a problem. But technically यहाँ पे जो कमीशन दिया जा रहा है वो एक्चुअल सेल्स के रिगार्डिंग है, और अगर एक्चुअल सेल्स के रिगार्डिंग है तो दैट मीन्स commission is not given with regard to sales promotion, rather it is given with regard to sales, and anything which is with regard to sales cannot be identified under the sales promotion category, and that is why we disallow the credit. Actual में friend ये verdict आया था और कंपनी का huge amount का credit disallow कर दिया गया, ये बोल के कि आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं हो, though they were actually using that service in business. फ्रेंड ये गलत है। अब ये प्रॉब्लम नहीं होगा जीएसटी के कारण, क्योंकि वर्जन ब्रॉड हो गया है। आपको ये नहीं बोला है कि एनीथिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, आपको ये बोला है कि एनीथिंग विच इज यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एंड इफ आई से एनीथिंग विच इज यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ऑब्वियसली उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। इट इज लीगली एलिजिबल क्रेडिट, 100% क्रेडिट मिलना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स। सिमिलर वे में दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा और ध्यान से समझ लेना है फ्रेंड्स, और ध्यान से आइडेंटिफाई कर लेना है। लेट अस पुट इट दिस वे, वन मोर एग्जांपल फॉर दैट। ऐसा होगा फॉर एग्जांपल कि ये भी अगेन एक वर्डिक्ट है। आई थिंक इट्स अ वर्डिक्ट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था इन वन ऑफ द फेमस साइंस बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल कोचिंग क्लास कॉल्ड एज बंसल क्लासेस। बंसल क्लासेस के केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो इन लोगों ने उनके, आई थिंक दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE और नीट और समथिंग, सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन साइंस। नाउ उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उन एग्जाम्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था, और बिकॉज उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था, मे बी इंडिया फर्स्ट और समथिंग लाइक दैट, अगर उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था तो ऑब्वियसली उस केस में उन स्टूडेंट्स का वो कोचिंग क्लास ने एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था कि भाई उन फेलिसिटेशन प्रोग्राम में ऐसा बोला गया था कि भाई उन स्टूडेंट्स को हम स्टेज पे बुलाएंगे और उनका फेलिसिटेशन करेंगे, और सामने पब्लिक में कौन बैठा होगा, तो उन्हीं के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स या उनके फ्यूचर स्टूडेंट्स जो वहां पे पब्लिक में बैठे होंगे। तो आई थिंक वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो सर्विसेज है दैट रिलेट्स टू समवॉट कॉल्ड एज अ मार्केटिंग एक्टिविटी, बिकॉज फेलिसिटेशन का लॉजिक तो यही होता है कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को आप फेलिसिटेट करो, बट उससे आपका ही मार्केटिंग होगा और जिससे आपको नए स्टूडेंट्स मिलेंगे। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, ये जो भी सर्विसेज, आई मीन लाइक यहाँ पे जो पूरा फेलिसिटेशन रखा गया था वो कोई ग्राउंड के अंदर रखा गया था, जिसमें ऑब्वियसली पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, जो टेंट से पूरा का पूरा रेडी किया गया था, टेंट्स बनाए गए थे बड़े बड़े, वी कॉल इट एज पंडाल और शामियाना। सो पूरा का पूरा पंडाल रेडी किया गया था, और वो पंडाल का काम किसी को आउटसोर्स किया था कोई कंपनी को। सो दे आर प्रोवाइडिंग डेकोरेशन और पंडाल सर्विसेज। तो ये सर्विसेज का कंपनी ने क्रेडिट लिया था ये बोल के कि पंडाल इज बीन प्रोवाइडेड टू कीप द फेलिसिटेशन प्रोग्राम, and that felicitation program relates to students or other existing students, and hence we say that it is used for providing output service, and that is where हमने उसका क्रेडिट क्लेम किया है। इनफैक्ट उस प्रोग्राम के अंदर फूड भी अरेंज हुआ था, तो ऑब्वियसली उसका भी कोई कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, तो कैटरिंग वाले की भी सर्विस की क्रेडिट ले ली थी। अब प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने क्रेडिट लिया है कौन सी कैटेगरी के अंदर, तो कि डिपार्टमेंट ने जैसे ही ऑब्जेक्शन उठाया कि कौन सी कैटेगरी के अंदर क्रेडिट लिया हुआ है, तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो आया वो ये था कि इट इज अ सर्विस दैट वी आर रिसीविंग एंड इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सर्विस दैट वी प्रोवाइड, क्योंकि हम किसी का सर्विस ले रहे हैं टू फेलिसिटेट अवर ओन स्टूडेंट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अवर ओन स्टूडेंट दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द सर्विस दैट वी प्रोवाइड। जबकि डिपार्टमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि व्हेन यू से एनीथिंग यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, सो व्हाट इज योर सर्विस, आप क्या सर्विस देते हो, तो कि हम लोग एजुकेशन सर्विस देते हैं। अच्छा, आपने जो फेलिसिटेशन किया वो किसका था, जो स्टूडेंट आपके वहां पे पढ़ते हैं या जो पढ़ के आगे आ चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, उनका एजुकेशन खत्म हो गया है,
और आप जो दे रहे हो वो उन्हें आप एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि उनका फेलिसिटेशन कर रहे हो, और अगर आप उसका फेलिसिटेशन कर रहे हो तो इट बिकम्स पोस्ट एजुकेशन एक्टिविटी। एंड आपका बिजनेस तो एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करने का है, तो ये तो एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करने के बाद वाली एक्टिविटी है, सो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। फ्रेंड्स, लॉजिकल भी है। क्यों? तो क्या आप सोचो कि अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता हूं तो मैं बच्चों को पढ़ाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विस, बट यहां तो जो लोग पढ़ चुके हैं, जो पास आउट है, मैं उनका फेलिसिटेशन कर रहा हूं, तो मैं ये थोड़ी बोल सकता हूं कि इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विस, बिकॉज इट बिकम्स पोस्ट एजुकेशन एक्टिविटी, रादर इट्स मियरली अ मार्केटिंग एक्टिविटी। आई एग्री दैट मार्केटिंग इज रेलेवेंट टू ब्रिंग मोर बिजनेस, सो मैं ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज नहीं हुआ है, बट ये फैक्ट पक्का है कि वो एजुकेशन सर्विस यानी आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज नहीं हुआ है। और उसी के कारण राजस्थान हाईकोर्ट ने उनका पूरा क्रेडिट डिसअलाउ कर दिया था। बट लॉजिकली ये ऐसे बहुत सारे और डिस्प्यूट्स है, और मेरे हिसाब से ये सारे डिस्प्यूट्स अब खत्म हो जाएंगे, बिकॉज लॉ इज वेरी क्लियर। अब आप एज अ मैन्युफैक्चरर उसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करो तो भी क्रेडिट मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी यूज करो बट समवेयर इन बिजनेस तो क्रेडिट मिलेगा। अगर आप उसे एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए यूज करो तो भी क्रेडिट मिलेगा, और आप कुछ एक्सपांशन करने के लिए यूज करो तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा। सो टेक्निकली द डेफिनेशन हैज बिकम मच ब्रॉडर। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है उसके सामने, ये जो नई डेफिनेशन है नए लॉ के हिसाब से, वो मच सिंपल और मच बेटर है एज कंपेयर टू प्रीवियस लॉ। सिंपल इसलिए क्योंकि बहुत इजी ड्राफ्टिंग हो गया है, और ब्रॉडन इसलिए क्योंकि यहां पे हर एक जगह पे डाल दिया इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ business rather than using the word as used in manufacturing or used in providing output service. So that is why we understand that as much simple and much better version. Yes friends, let us understand this. अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया डेफिनेशन के हिसाब से कि इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा, इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट मिलेगा। बट पॉइंट ये है कि इनपुट के ऊपर कौन से टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर कौन से टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, इनपुट सर्विसेज के ऊपर कौन सा टैक्स पेड होगा जिसका क्रेडिट मिलेगा। कोई बोले कि सर जीएसटी, अरे जीएसटी में कौन सा जीएसटी फ्रेंड, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कौन सा क्रेडिट मिलेगा? सारे मिलेंगे। कंपोजिशन स्कीम वाला जीएसटी, कौन से जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? अच्छा, जीएसटी के अलावा क्या ओल्ड लॉ में कोई गुड्स बाय किया हो तो उस पे जो एक्साइज पेड था क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? क्या वैट का क्रेडिट मिलेगा? क्या सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? कौन सी चीजों का क्रेडिट मिलेगा फ्रेंड्स? क्रेडिट तो मिलेगा टैक्स का, बट कौन से टैक्स का? क्या कोई लोकल टैक्सेस अभी भी एप्लीकेबल होते हो, जैसे कि म्यूनिसिपल टैक्स, तो क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? क्या मीन लाइक फॉर एग्जांपल विच इज एज ऑफ नाउ नॉट देयर, बट लाइक मान लो कि एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी चार्ज किया जा सकता है जीएसटी आने के बाद भी। सो अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में लोकल अथॉरिटीज एंटरटेनमेंट टैक्स इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? क्या टोल टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? कौन सी चीज का क्रेडिट मिलेगा फ्रेंड्स? तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर कौन से क्रेडिट्स आते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो ऐसा बोला है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। नाउ व्हेन आई से इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा तो कि इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन कौन से गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स चार्ज होंगे, बट कौन से टैक्स? तो ऐसा बोला हुआ है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वुड इंक्लूड दिस मेनी थिंग एज वेल एज देयर इज वन एक्सक्लूजन लिस्ट गिवन विच वी विल डिस्कस। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है कि भाई ये सारी चीजों का क्रेडिट मिलेगा। वापस बता रहा हूं, इनपुट टैक्स को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर, जिसके अंदर बोला हुआ है कि ये सारे टैक्सेस इनपुट टैक्स आएंगे तो अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना है कि उसका हमें क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कि लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि यू विल गेट क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, यू विल गेट क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी, यू विल गेट क्रेडिट ऑफ यूटीजीएसटी, यू विल गेट क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। सो अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं कोई गुड्स लाया, कोई सर्विस लाया, क्या उस पर सीजीएसटी पेड था? ओके, टेक द क्रेडिट। क्या उसके यस इट इज मेंशन, आप देख सकते हो सीजीएसटी के लिए अलाउड है, एसजीएसटी के लिए अलाउड है, आईजीएसटी के लिए अलाउड है, यूटीजीएसटी के लिए अलाउड है, इट इज ऑलवेज अलाउड। और कौन सी चीजों का क्रेडिट मिलेगा? तो लेट अस टेक इट दिस वे, इट सेज आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स।
तो अगर मान लो कि मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं तो उसके ऊपर तो कस्टम ड्यूटी लगता है, बट कस्टम ड्यूटी में भी एक जीएसटी का कंपोनेंट है, तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा। सो माने मैं अगर सर्विस इंपोर्ट करता हूं तो एक्चुअल आईजीएसटी लगता है, बट अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं तो उसमें आईजीएसटी लगता है एज अ पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी। सो उसका चार्जिंग प्रोविजन कस्टम से आता है, वो नॉर्मल आईजीएसटी में नहीं आता है। नॉर्मल आईजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन जीएसटी है, बट ये जो आईजीएसटी है उसका चार्जिंग सेक्शन कस्टम एक्ट है, बट उसका भी क्रेडिट आपको यहां पे मिलेगा। और किसका मिलेगा? तो कि टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो अगर मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स भरता हूं तो भी टैक्स तो यही सारे भरता हूं ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो ऑब्वियसली रिवर्स चार्ज में भी जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी भरा होगा उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। So when I say input tax credit, it mainly covers CGST, it mainly covers SGST, it mainly covers IGST, it covers UTGST, it covers IGST paid on imported goods and all the above taxes paid under reverse charge mechanism. तो ये सारी चीजों का क्रेडिट मिलना चाहिए एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। तो क्या अब किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो क्या दैट इज वेयर एक्सक्लूजन इज गिवन। एंड एक्सक्लूजन में बात करें तो एक ही चीज है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर हमने जो टैक्स पे किया होगा उसका क्रेडिट कभी भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम का ये बेसिक कंडीशन ही है कि आपको क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कि ये सारी चीजों का तो क्रेडिट मिलेगा फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट देयर इज समथिंग एल्स टू कवर अप एंड दैट इज कंपनसेशन सेस। तो क्या कंपनसेशन सेस जो हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, क्या उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनसेशन सेस, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनसेशन सेस का क्रेडिट डिपेंड्स करता है। मैंने जानबूझ के ना उसे इंक्लूजन कैटेगरी में बोला है ना उसे एक्सक्लूजन कैटेगरी में बोला है, बिकॉज एक्चुअली कंपनसेशन सेस का क्रेडिट डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो क्या आउटपुट के ऊपर कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल है? अगर आउटपुट पे कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल है तो इनपुट के कंपनसेशन सेस का क्रेडिट मिल जाएगा। कोई बोले माने? तो क्या मान लो कि मैं कार डीलर हूं, फ्रेश कार डीलर, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ियों के ऊपर तो कंपनसेशन सेस जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है ही नहीं, बट फ्रेश कार डील करता हूं। सो मैं कोई कार कंपनी का ऑथोराइज डीलर हूं और मैं वो गाड़ियां बेचता हूं आगे। सो अगर मैं एज एन ऑथोराइज डीलर कार कंपनी से कार लाऊंगा तो वो मुझे कार सप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर ऑब्वियसली कंपनसेशन सेस चार्ज होगा, और वही कार मैं उनके बिनाफ पे आगे कस्टमर को सप्लाई करता हूं, जिसके ऊपर वापस कंपनसेशन सेस अप्लाई होगा। तो प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी कंपनसेशन सेस है और लायबिलिटी साइड भी कंपनसेशन सेस है। तो अगर दोनों बाजू कंपनसेशन सेस है तो आपको सेस का क्रेडिट सेस के सामने सेट ऑफ करने के लिए मिलना ही चाहिए। अगर ना मिले ना सेस का क्रेडिट तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ डबल टैक्सेशन। सिमिलर वे मान लीजिए कि मेरा एक शोरूम है, शोरूम क्या, मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर मैं थम्स अप बेचता हूं, कोको कोला बेचता हूं। ये ऐसी प्रोडक्ट्स है फ्रेंड जिसके ऊपर अगेन कंपनसेशन सेस है। तो मैं परचेज करके लाया था ऑब्वियसली कंपनी से, तो उस पर कंपनसेशन सेस चार्ज है, और वही प्रोडक्ट मैं आगे कस्टमर को बेच रहा हूं तो उसके ऊपर मुझे अगेन कंपनसेशन सेस चार्ज करना है। सो अगर दोनों बाजू कंपनसेशन सेस है तो ऑब्वियसली आपको कंपनसेशन सेस का क्रेडिट मिलना चाहिए, अदरवाइज आपको कभी भी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। सो बेसिकली अगर आपके इनपुट पे कंपनसेशन सेस है और आउटपुट पे कंपनसेशन सेस है तो हम आपको कंपनसेशन सेस का क्रेडिट अलाउ कर देंगे, बट अगर इनपुट पे कंपनसेशन सेस है और आउटपुट पे कंपनसेशन सेस नहीं है तो आई एम सॉरी, यू विल नेवर गेट अ क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस। सिमिलर वे लाइक एक और पॉइंट अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए कि मैं वही बाय कर रहा हूं थम्स अप कोक, तो उसके ऊपर कंपनसेशन सेस है, बट मान लो कि मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूं और रेस्टोरेंट में मैं उसे यूज करता हूं फॉर मेकिंग मॉकटेल्स। मॉकटेल्स बना के मैं लोगों को सर्व करता हूं, तो जो मॉकटेल मैं सर्व कर रहा हूं ना, दैट कम्स अंडर सर्विस कंपोनेंट, और सर्विस कंपोनेंट के ऊपर कभी भी कंपनसेशन सेस चार्ज नहीं होता है। सो व्हाट विल हैपन इज, मैं थम्स अप लाया, उस पे कंपनसेशन सेस था, सॉफ्ट ड्रिंक पे कंपनसेशन सेस था, बट उसमें से जो मॉकटेल बना के मैंने इंस्टेंट बना के दिया उस पे कभी भी कंपनसेशन सेस नहीं है। तो मेरे इनपुट पे कंपनसेशन सेस है बट मेरे आउटपुट पे कंपनसेशन सेस नहीं है, तो फ्रेंड्स मुझे कभी भी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा।
तो कोई बोले कि सर कंपनसेशन सेस का क्रेडिट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन योर आउटपुट। अगर आउटपुट पे कंपनसेशन सेस है तो इनपुट पे कंपनसेशन सेस का क्रेडिट मिलेगा, अगर आउटपुट पे कंपनसेशन सेस नहीं है तो इनपुट पे भी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई थिंक सबको समझ में आता है कंपनसेशन सेस की एलिजिबिलिटी क्रेडिट, क्या क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट पे कंपनसेशन सेस है या नहीं है। सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हमें कौन से जीएसटी का क्रेडिट मिलना चाहिए। ऑलवेज याद रखना सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी फुल मिल जाएगा। ऑलवेज याद रखना आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स का भी क्रेडिट मिल जाएगा। ऑलवेज याद रखना रिवर्स चार्ज में भी टैक्स भरोगे तो क्रेडिट मिल जाएगा, बट कंपोजिशन स्कीम का क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। एंड सेस का क्रेडिट ऑलवेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है। अगर आउटपुट पे सेस है तो सेस का क्रेडिट मिलेगा, अगर आउटपुट पे सेस नहीं है तो सेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फ्रेंड्स कि हमें कौन सी चीजों का क्रेडिट मिलता है और कौन सी चीजों का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कंडीशंस है फ्रेंड्स। इन एंड ऑल 4 कंडीशंस है। जब चारों कंडीशंस मैच होगी ना तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल है। यस फ्रेंड्स, कंडीशन नंबर 1 की बात करें तो इट सेज यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और सच अदर परमिसेबल डॉक्यूमेंट्स। मीन्स अगर मैं कोई गुड्स बाय कर रहा हूं या मैं कोई सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं जिसके ऊपर जीएसटी पेड है, मुझे उस जीएसटी का अगर क्रेडिट लेना है तो आई मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सम डॉक्यूमेंट, वेदर इनवॉइस और डेबिट नोट और सच अदर डॉक्यूमेंट। आई मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सम डॉक्यूमेंट विच कैन प्रूव दैट अल्टीमेटली मैंने गुड्स और सर्विसेज बाय किए हुए हैं विद टैक्स। मेरे पास अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं हो, सी नोबडी सेज दैट यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन फिजिकल फॉर्म। इवन इफ यू हैव अवेलेबल इन सॉफ्ट फॉर्म दैट्स ओके, बट यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सम डॉक्यूमेंट विच कैन प्रूव दैट आपने गुड्स और सर्विसेज बाय किए विथ टैक्स और अकॉर्डिंगली आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। सो अगर आपने गुड्स और सर्विसेज बाय किए विथ टैक्स तो उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। सो यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विच कैन प्रूव दैट गुड्स और सर्विसेज हैव बीन एक्वायर्ड विथ टैक्स। अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, देखो सॉफ्ट फॉर्म इज ओके, फिजिकल फॉर्म इज ओके, बट यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो आई एम सॉरी, क्रेडिट इज नॉट अलाउड। दैट इज कंडीशन नंबर 1. Similar way, we have another condition, that is condition number 2, which says you must have received goods or services or both. When I use the word as you must have received goods or services or both, तो क्या कहाँ रिसीव करने का, तो क्या वो नहीं बोला है, बट रिसीव करने का। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं गुड्स और सर्विसेज अपनी फैक्ट्री में रिसीव कर सकता हूं, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं गोडाउन पे रिसीव करूं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं जॉब वर्कर के वहां रिसीव करूं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं डायरेक्टली क्लाइंट के वहां रिसीव करूं क्योंकि वहीं जाके मैं गुड्स बनाने वाला हूं। मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल कारपेंटर हूं तो ऑब्वियसली मैं बेंच बनाने वाला हूं क्लाइंट के वहां पे जाके, तो मैं वहीं पे जाके कारपेंटर की कैपेसिटी में बेंच बनाऊंगा, तो फिर वुड और सब कुछ मैं अपने प्रीमाइसेस में क्यों लाऊं, डायरेक्टली मैं वहां जाके ना बनाऊं कि मींस क्लाइंट्स के वहां पे जाना रिसीव करूं। क्यों, तो क्या लॉजिकल है, क्योंकि अदरवाइज मैं अपने वहां पे लाऊंगा फिर वहां भेजूंगा। आई विल नॉट डू दैट डुप्लीकेशन वर्क, आई विल डायरेक्टली रिसीव द सेम एट क्लाइंट्स प्रीमाइसेस। सो यू कैन रिसीव गुड्स, you may receive at your factory, you may receive at your godown, you may receive at your job workers premises, you may receive at your customers premises. That's irrelevant, but the most important thing is you must have received goods. अच्छा मान लो कि मैं ट्रेडर हूं तो ट्रेडर क्या कर सकता है, तो क्या अपने वहां पे भी रिसीव कर सकता है, अपने गोडाउन पे भी रिसीव कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली सीधा कस्टमर के वहां ही रिसीव करे। माने तो कि मैं ट्रेड कर रहा हूं दो पार्टी के बीच में, सप्लायर को बोल दूंगा कि डायरेक्टली कस्टमर के वहां पे डिलीवरी भेज दे, बिल मैं भेज दूंगा, तो दैट इज ऑल्सो ओके बिकॉज द लॉ इज वेरी क्लियर, यू मस्ट हैव रिसीव गुड्स और सर्विसेज वेयर दैट इज ओके, एट योर प्लेस, एट एनी अदर प्लेस दैट बिकम्स ओके। लाइक अगर मान लो कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहा हूं तो मैं अपने प्रीमाइसेस में रिसीव करूं, पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं डायरेक्टली साइट पे ही रिसीव करूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं तो सीमेंट थोड़ी अपने फैक्ट्री के अंदर, अपने प्रीमाइसेस के अंदर लाऊंगा, अपनी ऑफिस के अंदर लाऊंगा, वो सीमेंट तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली ऑन साइट ही रिसीव करूंगा ना। अगर मैं रेस्टोरेंट चलाता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैं खाने की चीज अपने प्रीमाइसेस के अंदर रिसीव करूंगा, बट अगर मैं आउटडोर कैटरर हूं तो ऑब्वियसली खाने की चीज डायरेक्टली साइट पे ही जाने वाली है ना, अपने वहां पे लाके क्या करूं मैं।
So they have just said you must have received goods or services. Where that is your concern, that is your lookout, government is least concerned. उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि यू मस्ट हैव रिसीव गुड्स और सर्विसेज. अगर आप गुड्स और सर्विसेज रिसीव करोगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा. हाँ, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्रूव करने के लिए कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुए. सो कंडीशन नंबर 1, you must be in possession of some document. Condition number 2, you must have received goods or services. हाँ, very important point मैं अगर बता सकता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कि when I use the word as you must have received goods or services and you must be in possession of document, तो ये document prove करने के लिए capable होने चाहिए कि आपने कहाँ receive किया है. For example, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रेडर हूं मैं, यहाँ सप्लायर है, यहाँ कस्टमर है. मैं सप्लायर को बोलता हूं कि मेरे वहां पे भेजे तो ऑब्वियसली ई-वे बिल होगा या ट्रांसपोर्ट चालान होगा जो प्रूव करेगा कि मेरे वहां रिसीव हुआ है. और इनवॉइस भी मेरे ही नाम का है तो ऑब्वियसली इनवॉइस में भी मेरी डिटेल्स होगी और जहां रिसीव हुआ है वहां पे भी मेरी डिटेल होगी. बट अगर मान लो कि मैं सप्लायर को ये बोलूं कि भाई डायरेक्टली तू कस्टमर को डिलीवर कर, तो उस केस में उसके इनवॉइस में बिल टू मेरा नाम होगा और शिप टू कस्टमर का नाम होगा, और ई-वे बिल में भी बिल टू मेरा नाम होगा और शिप टू कस्टमर का नाम होगा. दैट विल बी फेयर इनफ टू प्रूव दैट आई हैव अक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज and I have not received at my premises, rather I have directly received at my job workers premises or at my customers premises or maybe at directly site or maybe directly customers premises, whatever you say. So ये सब लीगल है. आपको याद रखना है you must have received goods or services and on the basis of document you must prove that you have received goods or services. So एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और दूसरा फिजिकली गुड्स और सर्विसेज रिसीव होने चाहिए. ये दो कंडीशंस है जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. मूविंग अहेड विद दैट, जो थर्ड कंडीशन है which says that the tax should have been charged and should have been paid. एक्चुअली में सप्लायर को पे करना पड़ेगा टैक्स. जब तक सप्लायर टैक्स नहीं पे करेगा ना तब तक तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा. कोई बोले ऐसा थोड़ी होता है. 100% फ्रेंड्स, अगर सप्लायर टैक्स ही ना भरे तो गवर्नमेंट उस टैक्स का क्रेडिट कैसे अलाउ करे आपको? टैक्स जो भरा गया है उसका क्रेडिट लेना है ना, तो सप्लायर को बोलो पहले टैक्स तो भरे. तो सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड टैक्स, देन ओनली गवर्नमेंट विल गिव यू दैट मच अमाउंट ऑफ क्रेडिट. सो अगर वो टैक्स नहीं भरेगा ड्यू डेट पे तो तुम्हारा क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा. मैं आपको रिटर्न वाले चैप्टर में, मैं आपको पेमेंट वाले चैप्टर में ये चीज सिखाऊंगा. ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, मान लो कि GSTR 1 सप्लायर फाइल करता है, उसमें वो अपनी लायबिलिटी डिस्क्लोज करता है. मैं GSTR 2 फाइल करता हूं, उसमें मैं क्रेडिट बताता हूं. उस क्रेडिट को प्राइमा फेसी हम लोग प्रोविजनल क्रेडिट बोलेंगे. मैं ये पॉइंट को बहुत ज्यादा डेप्थ में ले जाऊंगा रिटर्न एंड पेमेंट चैप्टर में, बट अभी के लिए मैं थोड़ा इजीली आपको समझा देता हूं कि जब सप्लायर GSTR 1 में अपनी लायबिलिटी डिस्क्लोज करेगा तो मेरे GSTR 2 में वो आएगा. 10 तारीख को 1 आएगा, 15 तारीख को 2 आएगा. 10 तारीख को वो 1 में लायबिलिटी डिस्क्लोज करेगा, 15 तारीख को 2 में मैं उसे क्रेडिट बताऊंगा और 20 तारीख को वो ये टैक्स गवर्नमेंट को भरने वाला है. तो जब 20 तारीख को वो टैक्स गवर्नमेंट को भरेगा तो 15 तारीख को मैं कैसे क्रेडिट ले रहा हूं फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वापस बोल रहा हूं. 10 तारीख को वो 1 फाइल करेगा, 15 तारीख को उसका 2 फाइल होगा. सिमिलर वे 15 तारीख को मेरा भी 2 फाइल होगा. तो अगर वो मेरा सप्लायर है तो उसके 1 में वो लायबिलिटी डिस्क्लोज करेगा और मेरे 2 में मैं उसका क्रेडिट ले रहा हूं. अब मेरे 2 में मैं क्रेडिट ले रहा हूं ऐसी चीज का जिसको उसने 1 में डिक्लेयर किया हुआ है. अब जो 1 में वो डिक्लेयर करेगा उसका टैक्स उसे 3 में भरना है 20 तारीख तक. तो 20 तारीख तक वो टैक्स भर रहा है, तो 15 तारीख को मैंने क्रेडिट कैसे लिया फ्रेंड्स? क्योंकि क्रेडिट लेने का तो कंडीशन है टैक्स शुड हैव बीन एक्चुअली पेड. तो एक्चुअल पेमेंट तो 20 को होने वाला है. तो 15 तारीख को क्रेडिट आया कहां से? बुक्स में. आना ही नहीं चाहिए क्रेडिट बुक्स में 15 तारीख को, बट हम तो ले लेते हैं बिकॉज लॉ में अलाउ कर रहा है. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट. ऐसा बोला हुआ है कि 15 तारीख को जो क्रेडिट आप ले रहे हो दैट इज कंसिडर्ड एज प्रोविजनल क्रेडिट एंड इट इज विद एन अजम्पशन कि सप्लायर ड्यू डेट पे टैक्स भर देगा. और अगर वो ड्यू डेट पे टैक्स भरेगा तो तुम्हारी प्रोविजनल क्रेडिट फाइनल क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो तुम भी 20 तारीख को यूटिलाइज कर पाओगे. और अगर वो ड्यू डेट पे टैक्स नहीं भरेगा ना तो फ्रेंड्स तुम मरने वाले हो. क्यों मरने वाले हो? तो अगर तुम्हें क्रेडिट ले लिया है और तुमने 20 तारीख को वो क्रेडिट यूज भी कर लिया होगा ये सोच के कि सप्लायर टैक्स भरेगा, और उसने भरा ही नहीं है. और अगर उसने नहीं भरा है तो दैट मीन्स यू आर टेकिंग क्रेडिट ऑफ समथिंग विच इज स्टिल नॉट पेड बाय सप्लायर. और अगर ऐसा हो रहा है ना फ्रेंड्स तो यू आर इन्वाइटिंग अ बिग प्रॉब्लम. आपको आगे जाके ह्यूज प्रॉब्लम फेस होने वाला है. क्यों? बिकॉज एक्चुअली गवर्नमेंट उतनी क्रेडिट डिसअलाउ करेगा और तुमसे पैसा लेगा विथ इंटरेस्ट.
कोई बोले पर सर मैं तो सप्लायर को पूरा पैसा दे चुका हूं, वो सब अलग बात है। आप भले सप्लायर को पूरा पैसा दे चुके हो, बट फैक्ट इज जब तक वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरेगा ना, गवर्नमेंट तुमको क्रेडिट अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज लॉ इज वेरी क्लियर, द टैक्स शुड हैव बीन एक्चुअली पेड। तो हमारे जीएसटीआर 2 में जो क्रेडिट हम लेते हैं वो एक एक्चुअल प्रोविजनल क्रेडिट है। उसके लिए लॉ का सेक्शन 41 है, हम लोग रिटर्न पेमेंट के टाइम पे ये पढ़ेंगे। बट सेक्शन 41 के हिसाब से जो क्रेडिट आपको मिलेगा वो प्रोविजनल क्रेडिट है। इट इज विथ एन अंडरस्टैंडिंग दैट सप्लायर विल पे द टैक्स ऑन ड्यू डेट, बिकॉज जब तक वो टैक्स नहीं भरता तब तक आपको क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, टोटल 4 कंडीशंस है क्रेडिट लेने के रिगार्डिंग। नंबर 1, यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। नंबर 2, यू मस्ट हैव रिसीव गुड्स और सर्विसेज। नंबर 3, द सप्लायर मस्ट हैव पेड टैक्स। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लायर मस्ट हैव पेड टैक्स। जरूरी नहीं है कि तुमने उसे पैसा दिया ही हो। ऐसा हो सकता है, मान लो कि नौकार को मैं सर्विसेज देता हूं, बराबर, तो मैं नौकार को सर्विस देता हूं तो ऑब्वियसली नौकार से मैं 100 रुपए का सर्विस का वैल्यू है, 18 रुपीज का जीएसटी है, तो मैं नौकार से 118 रुपीज रिसीव करूंगा। वो 118 रुपीज में 100 रुपया मेरा है और 18 रुपया गवर्नमेंट को मुझे भरना है एज अ टैक्स। तो जो 118 रुपया मैं रिसीव करूंगा उसमें 100 मेरा है और 18 रुपया मुझे गवर्नमेंट को भरना है एज अ टैक्स। तो जो 100 रुपया मेरा है वो तो ऑब्वियसली मेरा ही है, बट जो 18 रुपया है जो मुझे गवर्नमेंट को भरना है एज अ टैक्स, वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को भर दूं। दैट इज वन ऑफ द कंडीशन के सप्लायर मस्ट हैव एक्चुअली पेड द टैक्स। नाउ कंडीशन कम्स इन, चलो मैंने तो गवर्नमेंट को 18 रुपया भर दिया, बट क्या नौकार ने मुझे 118 रुपया दिया? ऐसा हो सकता है कि नौकार मुझे 118 रुपये दे और उसमें से 18 रुपया मैं भरूं, तो ठीक है कि सप्लायर हैज ऑलरेडी पेड टैक्स टू गवर्नमेंट एंड सप्लायर हैज आल्सो रिसीव्ड एंटायर 118 रुपीज फ्रॉम कस्टमर। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स भर दे बट रेसिपिएंट सप्लायर को 118 रुपीज ना दे, तो क्या वो तुम्हारा इंटरनल प्रॉब्लम है। प्राइमा वेसी तो क्या रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज रिसिपिएंट को क्रेडिट देने के लिए ये नहीं बोला है कि रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया कि नहीं किया। रिसिपिएंट को क्रेडिट लेने के लिए लॉ में इतना ही बोला है कि सप्लायर मस्ट हैव पेड टैक्स। वेदर रिसिपिएंट हैज पेड दैट अमाउंट टू सप्लायर और नॉट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अगर नौकार मुझे 118 रुपये ना दे बट मैं 18 रुपया गवर्नमेंट को दे दूं तो नौकार को क्रेडिट मिल जाएगा। कोई बोले सर ये तो गलत है। हाँ, उसके लिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही कवर करेंगे, बट प्राइमा वेसी तो तुमको क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज प्राइमा वेसी लॉ इज वेरी क्लियर दैट रिसिपिएंट मस्ट हैव पेड टैक्स। सप्लायर मस्ट हैव पेड टैक्स। रिसिपिएंट ने पे किया कि नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड चौथा कंडीशन, द सप्लायर मस्ट हैव फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, यानी सप्लायर ने ड्यू डेट पे अपना रिटर्न भर दिया होना चाहिए। इनफैक्ट सप्लायर क्यों, रिसिपिएंट ने भी भर दिया होना चाहिए। अगर रिसिपिएंट रिटर्न नहीं भरेगा तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? सो सप्लायर ने भी रिटर्न भर दिया होना चाहिए और रिसिपिएंट ने भी रिटर्न भर दिया होना चाहिए। दोनों पार्टी ने रिटर्न भर दिया होना चाहिए। अगर दोनों पार्टी ने रिटर्न भरा है तो ही क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज कभी भी बुक्स में क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। चारों कंडीशन इक्वली रेलेवेंट है। आपके पास कोई इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट का प्रूफ होना चाहिए जो प्रूव कर दे कि टैक्स पेड है। आपने गुड्स और सर्विसेज फिजिकली रिसीव किए होने चाहिए। सप्लायर मस्ट हैव पेड टैक्स एंड नॉट ओनली दैट, सप्लायर मस्ट हैव फाइल्ड रिटर्न। अगर चारों कंडीशन मैच होगी तो फ्रेंड्स आपको क्रेडिट मिल जाएगा, और जिस दिन चारों मैच होगी उस दिन क्रेडिट मिलेगा। अगर चारों मैच नहीं हुई तो फ्रेंड्स आई एम सॉरी, योर क्रेडिट इज ओवर। ऐसा पॉसिबल है फ्रेंड्स, लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ऐसा 100% पॉसिबल है, लेट अस टेक इट दिस वे, कि मेरा जो सप्लायर है ना फ्रेंड्स, बराबर, वो सप्लायर मुझे गुड्स बेच रहा है, इनवॉइस भेज दिया साथ में, वो गुड्स मैंने रिसीव कर लिए। सप्लायर ने ये महीने टैक्स नहीं भरा, ये महीने का रिटर्न भरा बट उसमें टैक्स नहीं भरा, तो अगर नहीं भरा तो दैट मीन्स थर्ड कंडीशन इज नॉट मैच, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, मान लो वो टैक्स वो 2 महीने बाद भर रहा है और 2 महीने बाद वाले रिटर्न में वो डिटेल वो शो कर रहा है, तो दैट मीन्स मुझे 2 महीने बाद जब वो भरेगा ना तब क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि तब चारों चीजें मैच होगी। यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ इनवॉइस विच आई वॉज, यू मस्ट हैव रिसीव गुड्स और सर्विसेज विच आई वॉज, सप्लायर मस्ट हैव पेड टैक्स विच ही हैज पेड नाउ, एंड सप्लायर मस्ट हैव फाइल्ड रिटर्न विच ही हैज फाइल्ड आफ्टर पेइंग टैक्स। इफ ऑल द 4 थिंग्स गेट्स मैच, यू विल गेट द क्रेडिट। अच्छा, मान लो कि सप्लायर ने मुझे इनवॉइस दिया, बराबर, ये महीने में, ऐसा हो सकता है ना वो मुझे 30 तारीख को गुड्स बेचता है और वो गुड्स मैं अपने वहां 2 को रिसीव करता हूं, सो महीना चेंज हो गया। तो सप्लायर ने मुझे 30 तारीख को इनवॉइस दे दिया,
सप्लायर ने 30 तारीख के रिमूवल के हिसाब से नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक टैक्स भर दिया। सप्लायर ने अपना रिटर्न भी फर्निश कर लिया। मैंने गुड्स और सर्विसेज भी रिसीव भी कर लिया, बट ये महीने में थोड़ी रिसीव किया। ये महीने में रिसीव करूं ना तो मुझे ये महीने में क्रेडिट मिलेगा, बट मैंने 30 तारीख को अगर सप्लायर ने भेजा है तो मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट महीने में रिसीव कर रहा हूं, और अगर नेक्स्ट महीने में रिसीव कर रहा हूं तो पूरी क्रेडिट नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाएगी। ये महीने में क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। सिमिलर मैनर फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है, मान लो कि सप्लायर ने गुड्स भेजे, मैंने यही महीने में रिसीव कर लिए, सप्लायर ने टैक्स भर दिया, सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दिया, बट वो मुझे कॉपी देना भूल गया इनवॉइस का। वो कॉपी वो मुझे बाद में प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर वो मुझे बाद में प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं फ्यूचर में कभी भी क्रेडिट ले सकता हूं। क्रेडिट लेने के लिए फ्यूचर में बहुत लंबा टाइम पीरियड दिया हुआ है, कितना है वो मैं बाद में पढ़ाता हूं, बट देयर इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड प्रोवाइडेड जिसके अंदर आप क्रेडिट ले सकते हो। बट एटलीस्ट जब भी क्रेडिट लेना, याद रखना कंडीशन 1, 2, 3 एंड 4 चारों कंडीशंस मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो रही है ना कंडीशन 1, 2, 3 एंड 4 तो ही मुझे क्रेडिट मिलेगा। अगर चारों मैच नहीं हुई तो मुझे क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। आइए अलग अलग एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं क्रेडिट के रिगार्डिंग, जो हमें एक एक करके रेफर करने हैं। वन बाय वन वील बी रेफरिंग ऑल ऑफ देम। yes friends, so let us understand one more point. Like we have already completed all the conditions, but along with those conditions उसके साथ associated बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। जैसे कि एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी फिजिकली रिसीव। बट कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग गुड्स और सर्विसेज है ना वो लॉट में रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए कि मेरा एक सप्लायर है ना, उसके साथ हम लोगों ने एक डील फाइनल किया था दैट आने वाले 15 दिन के अंदर वो मुझे 10,000 यूनिट्स बेचेगा। उसका वो इनवॉइस सिंगल दे रहा है, बट मुझे 5,000 यूनिट्स 3 लॉट में दे रहा है। पहला लॉट 5 दिन बाद आएगा, दूसरा लॉट 10 दिन बाद आएगा, और तीसरा लॉट 15वें दिन पे आएगा। सो 15 दिन में वो मुझे 15,000 यूनिट बेच रहा है, या 10,000 यूनिट, या जो भी यूनिट्स हम लोग बात करें। सो नंबर ऑफ यूनिट्स वो मुझे बेच रहा है, बट ही इज गिविंग मी इन 3 डिफरेंट लॉट्स। सो व्हेन शुड आई गेट अ क्रेडिट? अब मान लो कि वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एक ही महीना है और वो 15 के 15 दिन एक ही महीने के है ना, तो आई विल नॉट वरी, बिकॉज पूरा का पूरा लॉट एक ही महीने में मैंने रिसीव कर लिया है। बट कभी कभी क्या हो सकता है कि 15 दिन इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, एंड बिकॉज ऑफ दैट बीच में मंथ चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक महीने की 20 तारीख को ऐसा अग्रीमेंट हो तो ऑब्वियसली कुछ लॉट उस महीने में रिसीव होगा और कुछ लॉट सब्सिक्वेंट मंथ में रिसीव होगा। तो जो लॉट रिसीव होगा वो 2 पार्ट में रिसीव होगा, तो जो क्रेडिट मिलेगा वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या मुझे पूरा क्रेडिट, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि क्या मुझे पूरा का पूरा क्रेडिट अभी मिलेगा या पूरा का पूरा क्रेडिट मुझे बाद में मिलेगा, या थोड़ा क्रेडिट अभी मिलेगा थोड़ा क्रेडिट बाद में मिलेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे लॉ के हिसाब से। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑलवेज याद रखना फ्रेंड्स कि हमें लॉ के हिसाब से बोला गया है कि गुड्स हैज टू बी रिसीव्ड। नाउ व्हेन आई से ऑप्शन नंबर 1, तो कि एक ऑप्शन हम ये कर सकते हैं कि पूरा का पूरा क्रेडिट बाद में ही ले। व्हेन आई से ऑप्शन नंबर 2, तो कि भले कुछ लॉट बाद में रिसीव हुआ है बट पूरा का पूरा क्रेडिट हम आज ले ले। ऑप्शन नंबर 3, हम प्रोपोर्शनेट में जाए, माने अभी जितना रिसीव हुआ है उसका क्रेडिट अभी ले ले और बाकी जो है वो बाद में ले। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो क्या फ्रेंड्स लॉजिकली सोचो, हम लोग जो सिस्टम में वर्क कर रहे हैं वहां GSTR 1 और 2 होने वाला है। अब ऑब्वियसली सप्लायर जब अपना GSTR 1 भरेगा तो उसके हिसाब से वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। तो कि जब वो उसके हिसाब से लायबिलिटी क्रिएट करेगा तो उसने जब GSTR 1 भरा होगा तो ऑब्वियसली उसने तो 15,000 यूनिट का सेल एग्रीमेंट कर लिया है हमसे, या सेल का डील कर लिया है, तो वो GSTR 1 फाइल करेगा तो उसमें वो तो 15,000 यूनिट बता देगा। बट उसमें से मान लो कि 10,000 यूनिट हमने इस महीने में रिसीव किए और 5,000 यूनिट हमने नेक्स्ट मंथ में रिसीव किए, तो इस महीने में जब मैं GSTR 2 फाइल करूंगा तो उसमें या तो मैं इनवॉइस को एक्सेप्ट करूंगा या फिर मैं उसे इग्नोर करूंगा। अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं दैट मींस पूरे के पूरे 15,000 यूनिट का क्रेडिट में ले रहा हूं, जबकि फैक्ट ये है कि उसमें से 5,000 यूनिट अभी तक मैंने रिसीव ही नहीं किए होंगे या कुछ यूनिट मैंने रिसीव नहीं किए होंगे। तो दैट मींस विदाउट रिसीविंग गुड्स मैं पूरा 15,000 यूनिट का क्रेडिट ले लेता हूं। कोई बोले तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि 15,000 में से आधे यूनिट का क्रेडिट लो। फ्रेंड्स कैसे?
एक इनवॉइस जिसमें 15,000 यूनिट मेंशन है, उस इनवॉइस को मैं डिवाइड कैसे करूं जीएसटीआर 2 में? जीएसटीआर 2 में आपको सब कुछ एक साथ ही बोलना पड़ेगा, या तो आपने रिसीव किया है या तो आपने रिसीव नहीं किया है। अगर मैंने रिसीव किया है तो मैं क्रेडिट क्लेम कर लूंगा, अगर मैंने रिसीव नहीं किया है तो मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। बट मैं उस इनवॉइस को डिवाइड कैसे कर दूं? प्रैक्टिकली ये डिवीजन थोड़ी हो सकता है, एक इनवॉइस का ऑनलाइन कैसे डिवीजन हो जाएगा? वो तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। सो टेक्निकली मैं जब जीएसटीआर 2 सबमिट करूंगा तो उस टाइम पे मुझे इग्नोर करना पड़ेगा इस इनवॉइस को, और जब नेक्स्ट मंथ बाकी के लॉट रिसीव हो जाएंगे तब मैं उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करूंगा, माने तब मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। कोई बोले माने इन शॉर्ट फ्रेंड्स, जब तक आप सारा लॉट रिसीव नहीं करोगे ना तब तक आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा लॉट रिसीव करना पड़ेगा तो ही लीगल फॉर्म में आपको क्रेडिट मिल सकता है। कोई बोले सर ऐसा कर सकते हैं कि 15,000 यूनिट थे ना और 5,000 यूनिट के 3 लॉट में आने वाला था, तो पहले 5,000 यूनिट का लॉट है उसका इनवॉइस बनाए अलग और वो रिसीव करे, दूसरे का इनवॉइस अलग बनाए और वो रिसीव करे, तीसरे का इनवॉइस बनाए और वो रिसीव करे। फ्रेंड्स, इफ दैट इज द केस, नो नीड टू वरी, ये पॉइंट कभी अप्लाई नहीं होगा। ये पॉइंट कब अप्लाई होगा? जब पूरा लॉट आप एक साथ रिसीव करने की जगह पे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हो अगेंस्ट अ सिंगल इनवॉइस। अगर अलग अलग इनवॉइसेस है और अलग अलग पार्ट में लॉट आ रहा है तो नीड नॉट वरी, जितने का इनवॉइस है उतना लॉट रिसीव हो जाए क्रेडिट ले जाओ, जितने का इनवॉइस है उतना लॉट रिसीव हो जाए क्रेडिट ले जाओ। बट अगर एक ही इनवॉइस है और अलग अलग लॉट में गुड जा रहे हैं तो 100% आपको पूरा लॉट रिसीव हो तब तक वेट करना पड़ेगा। आप कभी भी इन बिटवीन, आप कभी भी प्रोपोर्शनेट क्रेडिट डिवाइड नहीं कर सकते। यू मस्ट रिसीव एंटायर लॉट टू गेट द क्रेडिट, अदरवाइज दे विल नेवर अलाउ यू क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये ऑलवेज याद रखना फ्रेंड्स। सो कीप दैट इन माइंड, जब तक आप गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं करोगे तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड रिसीव मीन्स फुल्ली रिसीव होना चाहिए। Moving ahead with that friends, there is one more condition. Now this condition relates to payment. Payment of what? Supply to government, वो तो friends already हो गया है, but this condition relates to payment that should be received by supplier from the recipient. That is, एक कंडीशन दिया है कि if recipient fails to pay within 180 days, then the credit will get disallowed. एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंड्स, आज की डेट के हिसाब से एग्जाम्पल देता हूं। सो अगर आपको समझ में आता है, टुडे इज व्हाट वी कंसीडर 6 मार्च, तो 6 मार्च को मैं नवकार के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। तो जब 6 मार्च को मैं नवकार के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो मान लो कि पूरे फरवरी महीने में मैंने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की है उसका इनवॉइसिंग मैं 6 मार्च को नवकार के नाम का बना रहा हूं। सो अगर 6 मार्च को मैं नवकार के नाम का बना रहा हूं तो ऑब्वियसली मार्च महीने में मैंने वो लायबिलिटी डिस्क्लोज किया है, और अगर मार्च महीने में मैंने वो लायबिलिटी डिस्क्लोज किया है तो मार्च महीने का पेमेंट मैं कर दूंगा नेक्स्ट मंथ में। सो दैट मीन्स आई थिंक 10 अप्रैल को मैं जीएसटीआर 1 में उसे डिस्क्लोज करूंगा और 15 अप्रैल को नवकार उसका क्रेडिट ले लेगा और 20 अप्रैल को मैं टैक्स भर दूंगा लीगली। वापिस बताता हूं, फरवरी महीने में जितना भी मैंने सर्विसेज प्रोवाइड किया है उसका इनवॉइसिंग मैं 6 मार्च को कर रहा हूं। तो 6 मार्च को मैंने इनवॉइस बनाया, दैट मीन्स इट्स अ मार्च मंथ इनवॉइस। सो एज पर टाइम ऑफ सप्लाई, इफ इट्स अ मार्च मंथ, देन ऑब्वियसली आई कंसिडर व्हाट, तो कि मार्च महीने का सप्लाई है तो ऑब्वियसली 10 अप्रैल तक मुझे उसका रिटर्न फाइल कर देना है और जीएसटीआर 1 फाइल कर देना है। 10 अप्रैल को 1 फाइल किया, उसमें मैंने लायबिलिटी डिस्क्लोज किया। 15 अप्रैल को नवकार ने 2 फाइल किया होगा, उन्होंने उसका क्रेडिट ले लिया, और 20 अप्रैल को मैं गवर्नमेंट को ये टैक्स भर देता हूं, दैट मीन्स नवकार को क्रेडिट मिल गया। प्राइमा फेसी एवरीथिंग हैज मैच। नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। क्या? तो कि मेरा जो इनवॉइस डेट है दैट वाज 6 मार्च। 6 मार्च से एग्जैक्टली 180 डेज कैलकुलेट करो। वैसे हमें 180 डेज गिनने पड़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं 6 मंथ्स का अजम्पशन ले लेता हूं। अज्यूम करता हूं कि 6 मंथ्स इज इक्वल टू 180 डेज। तो दैट मीन्स हमारा 6 मंथ्स आई थिंक खत्म होता है 6 सितंबर को। तो कि 6 सितंबर तक या तो नवकार मुझे पेमेंट कर चुका है या तो मुझे पेमेंट नहीं कर चुका है। देखो, दो चीज है, एक नवकार जो मुझे पेमेंट करने वाला है वो, और दूसरा मैं जो गवर्नमेंट को पेमेंट करने वाला हूं वो। तो कि मैं तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुका हूं। सो दैट मीन्स अगर मैं 118 रुपीज की बात कर रहा हूं, 100 रुपए की सर्विस है और 18 रुपीज का टैक्स है, तो 118 रुपीज नवकार को मुझे देने हैं और उसमें से 18 मुझे गवर्नमेंट को देने। वो 18 तो मैं ऑलरेडी, मैंने बताया ना 6 मार्च का इनवॉइस था, 10 अप्रैल को मैंने जीएसटीआर 1 में बताया और 20 अप्रैल को तो मैंने टैक्स भर दिया। तो मैं तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूं और उसके ऊपर से नवकार ऑलरेडी क्रेडिट ले चुका है। बट पॉइंट ये नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भरा कि नहीं, पॉइंट ये है कि नवकार ने मुझे पैसा दिया कि नहीं।
That is where this condition is applicable. The recipient shall pay to supplier within 180 days from invoice. So अगर invoice 6 March का है, assuming 180 days gets over on 6 September, by or before 6 September, the recipient is required to make payment to the supplier. अगर within 180 days recipient supplier को payment कर देता है, तो उस केस में recipient की credit perfect है. बट अगर रिसिपिएंट 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में रिसिपिएंट की क्रेडिट लीगली अलाउड नहीं है. फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अगर मान लो कि 6 मार्च से लेके 180 डेज यानी 6 सितंबर आ गया, 6 सितंबर के पहले नवकार ने मुझे पेमेंट किया या नहीं किया. अगर पहली पॉसिबिलिटी हम ये माने कि 6 सितंबर के पहले मुझे नवकार फुल 118 रुपीज दे चुका है, तो उस केस में नवकार विल कंटिन्यू विद क्रेडिट एंड आई हैव ऑलरेडी पेड टैक्स एंड आई विल कंटिन्यू विद माय अमाउंट. दूसरी पॉसिबिलिटी, 6 मार्च तक नवकार ने मेरे को एक भी रुपया नहीं दिया है. अगर एक भी रुपया नहीं दिया है ना, तो उस केस में जो रिसिपिएंट है उसकी क्रेडिट डिसअलाउ होने वाली है. फ्रेंड्स, जो रिसिपिएंट है उसकी क्रेडिट डिसअलाउ होने वाली है. तो 6 सितंबर को रिसिपिएंट की बुक्स में 18 रुपीज का जो क्रेडिट उन्होंने लिया था, जो मैंने गवर्नमेंट को भरा था, वो 18 रुपीज का जो क्रेडिट नवकार ने लिया था वो डिसअलाउ हो जाएगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 180 डेज. दैट मीन्स उस महीने की नवकार की लायबिलिटी 18 रुपए से बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने 6 मार्च को क्रेडिट लिया था और वो क्रेडिट उनको उस कंडीशन के साथ मिला था दैट रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज एंड सिंस रिसिपिएंट हैज नॉट मेड दैट पेमेंट, तो क्रेडिट विल ऑटोमेटिकली गेट डिसअलाउड. एंड सिंस क्रेडिट विल ऑटोमेटिकली गेट डिसअलाउड, तो नवकार की बुक्स में 18 रुपए का लायबिलिटी क्रिएट होगा, जो आगे कंटिन्यू उनके ऊपर होगा एज अ लायबिलिटी. हाँ, और याद रखना कि 18 रुपीज का लायबिलिटी विथ इंटरेस्ट क्रिएट होगा. कितना इंटरेस्ट रेट, वो सब मैं आपको आगे पेमेंट वाले चैप्टर में और रिटर्न वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनके ऊपर 18 रुपए का लायबिलिटी क्रिएट होगा और वो भी उन्हें भरना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट. सो वो अब पूरा 18 रुपया भरेंगे विथ इंटरेस्ट और वो 18 रुपया अब उनके ऊपर लायबिलिटी की तरह रहेगा. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है. देखो, मैंने आपको दो ऑप्शन समझाया. पहला ऑप्शन है कि नवकार मुझे 180 डेज में पूरा का पूरा 118 दे देता है. ऑप्शन 2 है कि वो मुझे एक भी रुपया नहीं देते. ऑप्शन 3 ये भी हो सकता है ना कि वो मुझे 50% पेमेंट दे दे. अगर वो मुझे 50% पेमेंट दे देते हैं 180 डेज के अंदर, तो उस केस में वो 50% क्रेडिट कंटिन्यू कर सकते हैं और 50% क्रेडिट उनके ऊपर डिसअलाउ हो जाएगा. और बिकॉज 50% क्रेडिट उनके ऊपर डिसअलाउ हो जाएगा, तो वो जो अगर 18 रुपए का क्रेडिट है तो 9 रुपए का क्रेडिट डिसअलाउ होगा, तो 9 रुपए की लायबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी विथ इंटरेस्ट. सो अब उन्हें 6 सितंबर के बाद वो 9 रुपया भरना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट और अकॉर्डिंगली वो लायबिलिटी उनकी बढ़ने वाली है. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. अगर वो मुझे फुल पेमेंट कर देते हैं तो दे विल कंटिन्यू विद क्रेडिट. अगर वो मुझे एक भी रुपया नहीं देते हैं तो उनका पूरा क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा. अगर वो मुझे प्रपोर्शनेट पेमेंट कर देते हैं तो उनका प्रपोर्शनेट क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा. दिस प्रोविजन विल ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑन एवरी रिसिपिएंट इफ ही फेल्स टू मेक पेमेंट विद इन 180 डेज. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, मान लो कि 180 डेज के अंदर रिसिपिएंट ने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने उसका क्रेडिट डिसअलाउ कर दिया. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फ्यूचर में वो मुझे पेमेंट करे भी. तो ऐसा हो सकता है, लाइक 6 सितंबर तक पेमेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट ने क्रेडिट डिसअलाउ कर दिया. अभी अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में वो मुझे पेमेंट करने आते हैं. तो अगर अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में वो मुझे पेमेंट करने आते हैं, तो जिस दिन पेमेंट करने आएंगे उस दिन उनको क्रेडिट वापस मिल जाएगा. दिस इज लीगली, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है. उसके लिए अलग से सेक्शन है, अलग प्रोविजन ऑलरेडी डाला हुआ है कि अगर रिसिपिएंट 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है तो सप्लायर तो रिसिपिएंट की क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगी. अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देता है तो क्रेडिट कंटिन्यू करे. अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट ना करे, क्रेडिट डिसअलाउ हुआ, फ्यूचर में पेमेंट करे तो फ्यूचर में उतना क्रेडिट वापस मिल जाएगा. अच्छा, ऑलवेज ध्यान रखना कि फ्यूचर में पेमेंट करे तो जितना पेमेंट करेंगे उतना क्रेडिट अलाउ होगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि फ्यूचर में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नवकार मुझे एक भी रुपया पे ना करे, तो ऑब्वियसली उनको एक भी रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा. नवकार मुझे 180 डेज में 50% पेमेंट कर दे
और 50% बाकी हो तो 50% क्रेडिट नौकार का डिसअलाउ हुआ। फ्यूचर में वो 50 का 50% पूरा वो मुझे पे कर दे तो उतना क्रेडिट उनको मिल जाएगा। बट अगर फ्यूचर में वो 50% में से एक भी रुपया मुझे पे ना करे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। अच्छा, अगर मान लो कि उसमें से 30% पे कर दे तो 30% क्रेडिट उन्हें उस दिन मिल जाएगा, और 20% अगर पे ना करे तो उतना क्रेडिट जाएगा। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। इन लॉ वी हैव अ कंडीशन। देखो, एक कंडीशन होता है सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स भरा के नहीं, दूसरा कंडीशन होता है कि रिसिपिएंट ने सप्लायर को पैसा दिया कि नहीं। अच्छा, जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स भरने की बात करूं एज अ सप्लायर तो मुझे तो अपनी ड्यू डेट के हिसाब से ही टैक्स भरना है। अगर मैं ड्यू डेट के हिसाब से टैक्स ना भरूं तो रिसिपिएंट का क्रेडिट ही चला जाएगा। तो मैंने ड्यू डेट पे टैक्स भर दिया, उसके ऊपर से रिसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया, बट रिसिपिएंट मुझे पेमेंट करता है कि नहीं, दैट मैटर्स मोर। अगर रिसिपिएंट मुझे 180 डेज के अंदर पेमेंट, देखो उसने क्रेडिट तो इनिशियली ले लिया होगा जब मैंने टैक्स भरा होगा, बट इनवॉइस डेट से 180 डेज के अंदर रिसिपिएंट को मुझे पेमेंट करना है। ये कंडीशन ऑलवेज याद रहनी चाहिए। अगर फुल पेमेंट कर दिया कंटिन्यू विद क्रेडिट, अगर कुछ नहीं दिया तो पूरा क्रेडिट अभी डिसअलाउ हो जाएगा। फ्यूचर में जिस दिन जितना पे करेंगे उतना % क्रेडिट मिलेगा। और अगर अभी 50% या कोई प्रपोर्शनेट पेमेंट किया है और प्रपोर्शनेट बाकी है तो जितना प्रपोर्शन बाकी है उतना क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा, और फ्यूचर में जब वो पेमेंट करेंगे बाकी का तो उतना क्रेडिट उन्हें मिलेगा। तो ऑलवेज याद रखना, देयर इज अ 180 डेज टाइम लिमिट गिवन अंडर लॉ, और ये 180 डेज बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इनफैक्ट प्रैक्टिकली फ्रेंड्स, ऑडिट में भी ये चीज हम लोगों को चेक करना होता है कि वेदर एवरी रिसिपिएंट हैज मेड पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज और नॉट, एंड इफ नॉट देन जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज क्वालिफाई होनी चाहिए, ये पॉइंट आइडेंटिफाई होना चाहिए और क्रेडिट डिसअलाउ करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया ना फ्रेंड्स तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन the part of the professional. So always keep that in mind that every recipient has to make payment within 180 days, and as a chartered accountant we have to ensure that the payment is done within 180 days or not. Let us move ahead with this friends. Then there is one more condition which is very easy, that मान लीजिए कि अगर मैं 10 लाख रुपए का एक मशीन लाता हूं जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का जीएसटी है, सो दैट मीन्स टोटल मैं सप्लायर को 11 लाख रुपया पे करूंगा। जो 11 लाख रुपया मैं सप्लायर को पे करूंगा उसमें 10 लाख रुपया मशीन का होगा और 1 लाख रुपया जीएसटी का होगा। अब पॉइंट ये है कि मैं बुक्स में ये अमाउंट को कैसे कैपिटलाइज करूं। शैल आई कैपिटलाइज दिस इन बुक्स विथ 11 लाख रुपीज और शैल आई कैपिटलाइज दिस इन बुक्स विथ 10 लाख रुपीज। यानी मैं जब बुक्स में एंट्री करूंगा तो मशीन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? मशीन अकाउंट डेबिट होगा 10 लाख रुपए से या मशीन अकाउंट डेबिट होगा 11 लाख रुपए से? अगर मान लो कि मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है 10 लाख रुपए से, तो 1 लाख रुपया जो जीएसटी का अमाउंट है उसको मैं कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूं। अगर मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है 11 लाख रुपए से, दैट मीन्स मैं 10 लाख रुपया जो वैल्यू है उसको तो कैपिटलाइज कर ही रहा हूं, प्लस 1 और लाख रुपया जो टैक्स का अमाउंट है मैं उसको भी कैपिटलाइज कर रहा हूं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटलाइजिंग द वैल्यू ऑफ मशीन एज वेल एज कैपिटलाइजिंग द वैल्यू ऑफ टैक्स। बट जब मैं मशीन को 10 लाख रुपए से डेबिट कर रहा हूं तो दैट मीन्स मैं 1 लाख का टैक्स अमाउंट को कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूं। और फ्रेंड्स वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे कि अगर तुम टैक्स की अमाउंट को कैपिटलाइज कर दोगे और फिर उसके ऊपर डेप्रीसिएशन, जो ऑब्वियसली आप कैपिटल वैल्यू के ऊपर मांगने ही वाले हो, सो अगर तुम टैक्स की अमाउंट को कैपिटलाइज कर दोगे और फिर उसके ऊपर डेप्रीसिएशन मांगोगे तो फ्रेंड्स फैक्ट ये है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो अगर मैं ये बोलूं कि मशीन अकाउंट को मैंने 11 लाख से डेबिट किया हुआ है, दैट मीन्स 1 लाख रुपया भी मैंने कैपिटलाइज कर दिया है जो टैक्स का अमाउंट है, और अब वो 11 लाख के हिसाब से मैं डेप्रीसिएशन मांग रहा हूं, तो अगर मैं 11 लाख के हिसाब से डेप्रीसिएशन मांगूंगा तो फ्रेंड्स मुझे 1 भी रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट मान लो कि मैं मशीन अकाउंट को डेबिट करता हूं 10 लाख रुपए से और 1 लाख रुपए को मैं क्रेडिट में ले जाता हूं, तो अब मैं मशीन अमाउंट डेबिट करता हूं 10 लाख रुपए से, तो मैं डेप्रीसिएशन मांगूंगा बट मैं खाली मशीन की वैल्यू के ऊपर मांगूंगा, मैं टैक्स की वैल्यू के ऊपर नहीं मांगूंगा। और अगर मैं टैक्स की वैल्यू के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं मांगूंगा तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे को वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। सो आई नीड टू टेक अ कॉल कि मुझे 1 लाख का जो टैक्स पेड है उसका क्रेडिट चाहिए कि उसको कैपिटलाइज करके डेप्रीसिएशन चाहिए। मुझे दोनों में से एक जगह टैक्स अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा, मैं उसको
उसको कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट करूं तो उतना मैं इनकम टैक्स कम भरने वाला हूं डेप्रिसिएशन के कारण। और अगर मैं उसको कैपिटलाइज ना करूं और मैं 1 लाख रुपए की क्रेडिट लूं तो उतना मैं जीएसटी में सेट ऑफ करूंगा तो जीएसटी कम भरने वाला हूं। सो मुझे बेनिफिट दोनों जगह मिलता है, बट मुझे कौन सा वाला बेनिफिट लेना वो मैं डिसाइड करूंगा। कोई बोले सर कौन सा लेना चाहिए, तो इफ यू आस्क मी प्राइमा फेसी आई वुड से ऑब्वियसली क्रेडिट, नॉट बिकॉज मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं, बट क्रेडिट इज मच बेटर। कोई बोले कैसे, तो थोड़ा लॉजिकली सोचो फ्रेंड्स, अगर तुम 1 लाख रुपए को क्रेडिट की तरह लेते हो तो किनाई से 1 लाख रुपया क्रेडिट में टैक्स के सामने सेट ऑफ करूंगा, दैट मीन्स फुल अमाउंट टैक्स मेरा कम हो जाएगा, उतनी अमाउंट से मैं टैक्स ही कम भरूंगा। जबकि अगर वही 1 लाख रुपए को मैं डेप्रीशिएट करूंगा तो एक तो डेप्रीशिएशन का रेट 15% पर एनम है, तो ऑब्वियसली WDV के हिसाब से इट विल बिकम अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। चलो मान लो कि डेप्रीशिएशन का भी रेट 15% ना हो कि 100% ही है, तो कहना इसे पहले ही साल पूरा डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। तो दैट मीन्स 1 लाख रुपया पूरा का पूरा डेप्रीशिएशन में डालूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जब 1 लाख रुपया डेप्रीशिएशन में बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करूंगा तो 1 लाख रुपए के ऊपर मैं इनकम टैक्स बचाऊंगा। कितना इनकम टैक्स बचाऊंगा, तो क्या 30%। कोई बोले माने सर खर्चा तो मैं पूरा डालूंगा, अरे पर फ्रेंड्स जो खर्चा आप पूरा डालोगे दैट मीन्स 1 लाख रुपए से इनकम कम हुई, 1 लाख रुपए से इनकम कम हुई तो उसके ऊपर टैक्स बचा के क्या बचा है, तो क्या 30%। तो क्या अगर 30% टैक्स बचाया तो ऑब्वियसली यहां पे तुम्हें 1 लाख रुपए के सामने 30,000 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। जबकि अगर क्रेडिट लोगे 1 लाख रुपए का तो पूरा का पूरा 1 लाख का टैक्स पेमेंट कम होगा। सो ऑब्वियसली वहां पे बेनिफिट ज्यादा है। सो वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ क्लेमिंग डेप्रीशिएशन, नो फ्रेंड्स, वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट। बट फिर भी मैं ये एडवाइस करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस यू शुड टेक अ कॉल कि आपको क्रेडिट लेना चाहिए कि आपको डेप्री लेना चाहिए। बिकॉज लाइक मैं आपको बताऊं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, मान लो कि मेरा आउटपुट एग्जम्प्ट है, तो अगर मेरा आउटपुट एग्जम्प्ट है तो मेरे को वैसे भी क्रेडिट तो मिलने वाला नहीं है, तो कैपिटलाइज करके डेप्रीसिएशन तो ले लूं, वो बेनिफिट तो मुझे मिलेगा एटलीस्ट। या फिर मान लो कि मैं खाली एक्सपोर्ट ही करता हूं, तो क्या अगर खाली एक्सपोर्ट करता हूं तो क्या कैपिटल गुड्स के ऊपर जो टैक्स होगा उसका क्रेडिट मिलेगा, बट दैट क्रेडिट विल रिमेन अनयूटिलाइज्ड इन बुक्स। तो क्या वो अनयूटिलाइज क्रेडिट का क्या करूं, उससे तो अच्छा है मैं डेप्रीसिएशन मांग लूं बुक्स में, तो मुझे उतना तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ये तो कैरी फॉरवर्ड ही होगा करंट असेट फॉर years and years and years. So technically you have to check your business, you have to understand the business terminology and then you have to take the decision कि भाई मैं कैपिटलाइज करके डेप्री लूं या फिर मैं क्रेडिट लूं। दोनों में से जो लूंगा वो कोई भी एक मिलेगा, दोनों बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सो दैट इज वन पॉइंट विच इज विथ रिगार्ड टू डेप्रीशिएशन ले के क्रेडिट ले। देयर इज वन मोर पॉइंट टू कवर अप एंड दैट इज विथ रिगार्ड टू टाइम लिमिट, कि कितने टाइम के अंदर तुम्हें बुक्स में क्रेडिट ले लेना है। अगर उतने टाइम के अंदर ले लिया तो ठीक है, अगर उतने टाइम के अंदर क्रेडिट नहीं लिया ना फ्रेंड्स तो बाद में तुम्हें कभी भी क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। योर जीएसटी लॉ गिव्स यू अ टाइम लिमिट, अ मैक्सिमम पीरियड बाय विच यू आर रिक्वायर्ड टू क्लेम द क्रेडिट। प्लीज कीप दिस इन माइंड, यहां पे 2 अलग अलग लिमिट्स है। जैसे कि यू कैन रीड, इट सेज नो क्रेडिट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये पहला डेट हो गया। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन्युअल रिटर्न, ये दूसरा डेट हो गया। अल्टीमेटली इन दोनों में से मुझे लेना है विच एवर इज अर्लियर। सो मुझे ये दोनों डेट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसमें से जो अर्लियर वाला डेट होगा उसके हिसाब से क्रेडिट लेना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। देखिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 चल रहा है अभी, तो 17-18 में मैं कोई भी गुड्स बाय करूं, मैं कोई भी सर्विसेज बाय करूं तो उसका क्रेडिट मुझे ऑब्वियसली लेना है। अब कैसे लूंगा मैं, तो क्या अगर मार्च महीने में कोई गुड्स, ये महीना मार्च महीना है, तो मार्च महीने में अगर मैं कोई गुड्स और सर्विसेज रिसीव करता हूं तो ऑब्वियसली मार्च महीने में जो गुड्स और सर्विसेज में रिसीव किया होगा ना उसका इनवॉइस किनाई से मार्च महीने में मेरे पास आ गया। गुड्स और सर्विसेज भी फिजिकली मार्च महीने में मैंने रिसीव कर लिए। सप्लायर ने वो चीज 10 अप्रैल को अपनी लायबिलिटी में डाला होगा इन जीएसटीआर 1, और 15 अप्रैल को जब मैंने मार्च महीने का जीएसटीआर 2 भरा होगा तो उसमें मैंने प्रोविजनल क्रेडिट ले लिया। सप्लायर ने 20 तारीख को अपना मार्च महीने का टैक्स भरा होगा 20 अप्रैल को, और मैंने भी अपना मार्च महीने का टैक्स और क्रेडिट 20 तारीख को यूज किया होगा जिसमें मैं ये क्रेडिट यूज कर चुका हूं। सो टेक्निकली स्पीकिंग मैंने मार्च महीने का क्रेडिट था तो मैंने मार्च महीने का जीएसटीआर जो 2 भरा था उसमें वो क्रेडिट ले लिया था। पॉइंट ये है कि ये तो मैंने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केस ऐसा हो जाए कि मार्च महीने में सप्लायर ने गुड्स भेजे थे बट मैंने उसे रिसीव किए अप्रैल महीने में,
तो ऑब्वियसली मार्च महीने के जीएसटीआर 2 जो मैं 15 अप्रैल को फाइल करूंगा उसमें मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। तो क्या मैं अप्रैल में रिसीव करूं तो अप्रैल महीने का जो जीएसटीआर 2 होगा 15 मई को फाइल करूंगा उसमें क्रेडिट ले सकता हूं? तो कि यस मैं ले सकता हूं, बिकॉज लॉ सेज आप क्रेडिट कभी भी क्लेम करो प्रोवाइडेड ये टाइम लिमिट्स खत्म ना हुई हो। अब ये टाइम लिमिट्स कौन सी है? तो कि 17-18 के कोई भी इनवॉइस का क्रेडिट आपको लेना है ना, तो 17-18 के बाद जो सितंबर महीना आता है ना, दैट इज नेक्स्ट ईयर सितंबर की मैं बात कर रहा हूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर 2018। 17-18 के बाद जो सितंबर महीना आता है दैट इज सितंबर 2018। सितंबर महीने का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट आपको बोला है ना, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 यानी जीएसटीआर 3। सो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो 17-18 के बाद जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का सितंबर महीने का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 20 अक्टूबर 2018। वापस बताता हूं, जिस साल की तुम बात कर रहे हो उसके नेक्स्ट ईयर सितंबर यानी सितंबर 2018 इन आवर केस, उसका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तो वो होगा 20 अक्टूबर 2018। तो हमारे लिए पहली डेट हो गई 20 अक्टूबर 2018। अब साथ में दूसरी डेट है, दैट इज डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी 17-18 का एनुअल रिटर्न फाइल करने का। अच्छा, ड्यू डेट नहीं बोला है, एक्चुअल डेट बोला है। ड्यू डेट तो क्या होगा? तो क्या कोई भी साल का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी अगर 17-18 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट पूछोगे तो 31 दिसंबर 2018 हो जाएगा। बट तुम्हें एनुअल रिटर्न, देखो मंथली रिटर्न है ना सितंबर महीने का, उसके लिए ड्यू डेट बोला है, बट जो एनुअल रिटर्न है ना उसके लिए ड्यू डेट नहीं बोला है, उसके लिए डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न बोला है। सो दैट मीन्स 17-18 का रिटर्न जो मुझे 31 दिसंबर 2018 तक फाइल करना है वो मैंने एक्चुअली कब फाइल किया? मान लो कि वो मैं फाइल करता हूं 1 नवंबर 2018 को। सो दैट मीन्स मेरा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न हो गया 1 नवंबर 2018 और मेरा जो सितंबर महीने का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट था दैट इज 20 अक्टूबर 2018। तो क्या 20 अक्टूबर 2018 एक डेट हो गया, 1 नवंबर 2018 दूसरा डेट हो गया, आउट ऑफ दैट विच एवर इज अर्लियर 20 अक्टूबर 2018 और 1 नवंबर 2018 विच एवर इज अर्लियर। जो अर्लियर वाला डेट होगा ना उस डेट के हिसाब से मुझे क्रेडिट कैलकुलेशन देखना है, यानी अर्लियर मैं गिनूं 20 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में, तो ऑब्वियसली 20 अक्टूबर 2018 हो गया। तो 20 अक्टूबर 2018 एज पर दिस प्रोविजन मेरा लास्ट डेट हो गया क्रेडिट क्लेम करने का फॉर एनी ट्रांजैक्शन दैट हैज एंटर्ड बिटवीन 17-18। तो 2017-18 के जो भी इनवॉइसेस होंगे मेरे उसकी क्रेडिट लेने का लास्ट डेट मेरा हो गया 20 अक्टूबर 2018। अगर मान लो कि इसी पर्टिकुलर केस में अगर मैं एनुअल रिटर्न जो 17-18 का है वो मैं 1 अक्टूबर 2018 को फाइल कर देता हूं, तो अब मेरे पास एक डेट है 20 अक्टूबर 2018, दूसरा डेट है 1 अक्टूबर 2018। तो 20 अक्टूबर 2018 और 1 अक्टूबर 2018 विच एवर इज अर्लियर दैट मीन्स 1 अक्टूबर 2018। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का कोई भी इनवॉइस का क्रेडिट मैं ले सकता हूं अप टू 1 अक्टूबर 2018 एंड सिंस आई कैन क्लेम क्रेडिट अप टू 1 अक्टूबर 2018 सो आई एम फुल्ली एलिजिबल। मैं यहां पे कोई प्रोविजन में या कोई प्रॉब्लम में फंसने वाला नहीं हूं। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड दैट 20 अक्टूबर 2018 एंड 1 अक्टूबर 2018 में से मुझे अर्लियर डेट लेना है और जो भी डेट अर्लियर होगा उसके हिसाब से मैं क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं। ये मेरा ओवरऑल एलिजिबल क्रेडिट होगा जो मैं क्लेम करने वाला हूं। देखो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यह समझना है कि जब भी आपको क्रेडिट क्लेम करना है ना, इट इज टाइम बाउंड, वो टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर वो टाइम लिमिट के अंदर वो नहीं हुआ ना तो ऑब्वियसली क्रेडिट क्लेम करने में प्रॉब्लम होने वाला है। देखो, फाइनेंशियल ईयर 17-18 का मैं कोई भी एग्जांपल दूं, मान लो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मार्च महीने में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, तो उसकी क्रेडिट मुझे ये ड्यू डेट तक क्लेम कर लेनी है। पर लाइक बहुत सारे केसेस में प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल, मार्च महीने में मेरे पास इनवॉइस आ गया, मार्च महीने में मैंने गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर ली है, बट सप्लाई टैक्स ही नहीं भर रहा है। तो अगर सप्लाई टैक्स ना भरे तो मैं तब तक तो क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। अब मान लो कि वो टैक्स भर रहा है मेरे ये वाले ड्यू डेट के बाद, मान लो कि 17-18 का एनुअल रिटर्न मैं भर देता हूं 1 जून 2018 को,
तो 1 जून 2018 मेरा एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट हो गया और 20 अक्टूबर 2018 मेरा नॉर्मली सितंबर महीने का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है। अब मुझे 1 जून 2018 और 20 अक्टूबर 2018 विच एवर इज अर्लियर अप्लाई करना है। तो अगर अर्लियर में अप्लाई करूंगा 1 जून 2018 हो जाएगा। तो 1 जून 2018 लास्ट डेट हो गया 17-18 के कोई भी इनवॉइस का क्रेडिट क्लेम करने का। अब 17-18 के इनवॉइस का क्रेडिट क्लेम करने का लास्ट डेट 1 जून 2018 है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्च महीने में मैंने जो सर्विस रिसीव किया था उसमें सप्लायर ने ही अभी तक टैक्स नहीं भरा है गवर्नमेंट को। अगर सप्लायर ने अभी तक गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा है तो मुझे वो क्रेडिट अभी तक मिला नहीं है। एंड सिंस आई हैव फाइल्ड एनुअल रिटर्न ऑन 1 जून 2018 दैट मींस माय ड्यू डेट इज ओवर। तो अब मैं 17-18 के उस इनवॉइस का कभी क्रेडिट ही नहीं ले पाऊंगा फ्रेंड्स। या फिर मान लो कि कभी कभी क्या होता है, कुछ इनवॉइसेज ऐसे होते हैं जो थोड़े डिबेटेबल होते हैं। मुझे भी नहीं श्योर होता है कि मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिंस आई एम नॉट श्योर कि मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो मैंने इनिशियली क्रेडिट क्लेम ही नहीं किया। एंड सिंस मैंने इनिशियली क्रेडिट क्लेम नहीं किया सो दैट मीन्स आई एम एक्चुअली वेटिंग। मैं एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले रहा हूं, मैं इंडस्ट्री में अलग अलग लोगों का ओपिनियन ले रहा हूं कि आप मुझे हेल्प कीजिए कि मुझे ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसमें से किसी ने ये बोला कि मिलना चाहिए, किसी ने बोला कि नहीं मिलना चाहिए। सो आई एम एक्चुअली फॉलोइंग द वेट एंड वॉच कंसेप्ट। एंड सिंस आई एम एक्चुअली फॉलोइंग द वेट एंड वॉच कंसेप्ट तो मुझे लीगली क्रेडिट अभी तक नहीं मिलेगा। अब पॉइंट ये आता है कि क्या मैंने उस इनवॉइस का क्रेडिट वैलिडली क्लेम किया है, टाइम लिमिट के हिसाब से क्लेम किया है। अगर मान लो कि वो क्रेडिट में क्लेम करने जाता हूं जुलाई महीने में, अगर मान लो मैं अगस्त महीने में क्लेम करने जाता हूं, बट अगर 17-18 का एनुअल रिटर्न मैं 1 जून 2018 को फाइल कर चुका हूं, सो फ्रेंड्स प्रैक्टिकली इट इज माय एरर। अब मैं उसका क्रेडिट कभी भी नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि क्रेडिट क्लेम करने के लिए तो मैं बोला है कि 20 अक्टूबर 2000 ऑफ एवरी ईयर, क्योंकि सितंबर महीने का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तो आपका ऑलवेज वही रहेगा 20 अक्टूबर। अज्यूमिंग जीएसटीआर 123 चालू रहेगा, अगर गवर्नमेंट जो बोल रहा है उसके हिसाब से 123 निकल गया तो फिर जो भी अकॉर्डिंगली लॉ में नया डेट आए वो। बट एज ऑफ नाउ तो कोई भी साल हो उसके नेक्स्ट ईयर का सितंबर का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तो 20 अक्टूबर ही रहने वाला है। सो 20 अक्टूबर और साथ में एनुअल रिटर्न की डेट को कंपेयर करो। अगर एनुअल रिटर्न की डेट पहले वाली है तो उस केस में यू हैव टू कंसिडर एनुअल रिटर्न डेट, और अगर एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर के बाद फाइल हुआ है तो इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर 20 अक्टूबर। ये दोनों में से जो पहले होगा वो हमारा लास्ट डेट होगा क्रेडिट क्लेम करने का। तो कोई भी इनवॉइस जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का है उसका क्रेडिट क्लेम करने का ये लास्ट डेट है, और इस दिन तक क्रेडिट क्लेम किया तो ठीक है, बाद में आपको कभी भी क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज लास्ट डेट टू क्लेम क्रेडिट। हाँ, बट एक चीज फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट डेट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसमें रीक्लेम ऑफ क्रेडिट हैज टू बी इग्नोर्ड। रीक्लेम ऑफ क्रेडिट माने ओरिजिनली क्रेडिट क्लेम किया है और ड्यू टू सम रीजन दैट क्रेडिट हैज बीन रिवर्स एंड नाउ वी आर रिक्लेमिंग दैट क्रेडिट। तो जो क्रेडिट रिक्लेम हो रहा है दैट हैज टू बी इग्नोर्ड इन कैलकुलेटिंग दिस टाइम लिमिट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं सेकेंड नंबर के पॉइंट और फोर्थ नंबर के पॉइंट को मर्ज करके देता हूं आपको। मान लीजिए कि 6 मार्च का इनवॉइस था, वही हमारा अजम्पशन था उस टाइम पे कि पूरे फरवरी महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन किया हो तो उसका जितने भी ट्रांजैक्शन हुए थे मैंने नवकार को जो भी सर्विसेज दी उसका इनवॉइसिंग मैंने 6 मार्च को किया हुआ है। अब 6 मार्च को इनवॉइस किया है तो एज पर सेकेंड नंबर पॉइंट नवकार हैज टू पे मी बाय और बिफोर 6 सितंबर। मान लो कि 6 सितंबर तक नवकार मुझे पेमेंट नहीं करता है। हाँ, ये फैक्ट है कि 6 मार्च का मेरा इनवॉइस था तो मैंने मार्च महीने का जीएसटीआर 1 भरा, उसमें लायबिलिटी डिस्क्लोज किया था, नवकार ने उसके ऊपर से क्रेडिट भी ले लिया था और मैंने ड्यू डेट पे टैक्स भी भर दिया था। मैंने गवर्नमेंट को ड्यू डेट पे टैक्स भर दिया था, पर नवकार ने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं किया है। 6 मार्च की डेट आ गई, अरे 6 सितंबर की डेट आ गई और अभी तक नवकार मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है। सो सिंस वी अंडरस्टैंड कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया है बट रिसिपिएंट मुझे 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता है, तो 6 सितंबर के बाद यानी सितंबर महीने में इतना क्रेडिट डिसअलाउ हो गया। अब सितंबर महीने में इतना क्रेडिट डिसअलाउ हो गया, दैट इज सितंबर महीने में उतनी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब वो लायबिलिटी नवकार मान लो कि सितंबर महीने के हिसाब से लायबिलिटी शो करके गवर्नमेंट को पे कर देता है, तो दैट मीन्स आई थिंक अक्टूबर महीने में नवकार ने वो पे कर दिया। अब बात यह है कि नवकार क्या मुझे इसका फ्यूचर में बाकी की अमाउंट का पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उनको कभी क्रेडिट क्लेम करना ही नहीं है।
बट अगर मान लो कि दिसंबर महीने में नवकार मुझे ये पेमेंट करने जा रहा है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से दिसंबर महीने में आपको वो क्रेडिट वापस मिल जाएगा। तो अगर दिसंबर महीने में वो क्रेडिट आपको वापस मिल जाएगा, तो क्या लीगली आपको वो क्रेडिट अब मिलना चाहिए? क्यों? बिकॉज प्रैक्टिकली सितंबर महीने का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट दैट इज 20 अक्टूबर 2018 ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि 17-18 का इनवॉइस था और 17-18 का इनवॉइस का क्रेडिट क्लेम करने के लिए सितंबर महीने का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट दैट इज 20 अक्टूबर 2018, ये एनुअल रिटर्न, मान लो कि एनुअल रिटर्न भी हमने 1 नवंबर को भर दिया है, तो 1 नवंबर 2018 एनुअल रिटर्न का डेट है और सितंबर महीने का 20 अक्टूबर वाला डेट है, विच एवर इज अर्लियर, यानी 20 अक्टूबर 2018 तक तुम 17-18 के कोई भी इनवॉइस का क्रेडिट ले सकते थे। बट अब नवकार 17-18 के इनवॉइस का क्रेडिट दिसंबर में लेने बैठा है, तो क्या गवर्नमेंट उन्हें वो क्रेडिट लेने देगा? तो कि लीगली स्पीकिंग क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए अगर हम खाली ये एक वर्ड को पकड़ के रखे तो। बट एज पर लॉ इट हैज बीन वेरी क्लियरली मेंशन दैट जब आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट क्लेम कर रहे हो ना, तब आपको ये सारी टाइम लिमिट देखनी है। जब आपने ओरिजिनली लॉ के हिसाब से क्रेडिट क्लेम कर लिया हो और बाद में वो क्रेडिट कोई रीजन से डिसअलाउ हो गया हो और वो क्रेडिट आप वापस क्लेम करना चाहते हो, तो जब वापस क्रेडिट क्लेम करनी है ना, उस टाइम पे आपको ये टाइम लिमिट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो आप लॉजिकली सोचो, मार्च महीने का इनवॉइस था, उसका क्रेडिट नवकार ऑलरेडी अप्रैल महीने में क्लेम कर चुका है, यानी मार्च महीने के जीएसटीआर 2 में क्लेम कर चुका है। अब ड्यू टू सम रीजन वो क्रेडिट रिवर्स हुआ। कौन सा रीजन? ये 180 डेज का पेमेंट का रीजन, वो क्रेडिट रिवर्स हुआ और वो क्रेडिट वो दिसंबर में वापस क्लेम करने वाले। अगर वापस क्रेडिट क्लेम करना है ना, तो उस टाइम पे आपको ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। अगर मान लो कि 6 मार्च का इनवॉइस था, उसका क्रेडिट पहली बार वो दिसंबर में लेने गए ना, तो आई एम सॉरी, नवकार को 1 भी रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा सिंस द टाइम लिमिट इज ओवर। बट अगर पहली बार क्रेडिट क्लेम कर चुके थे, फिर लॉफुली उसे रिवर्स किया गया था एंड अगर वो रिक्लेम कर रहे हैं अंडर द लॉ, देन उस टाइम पे 180 डेज का टाइम लिमिट फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये 4 अलग अलग पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए in discussion with the main 4 conditions that we have covered up. Let us solve few examples based on these conditions and the extra points that we have covered up. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.